नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका आईटीसी का। इसके संबंध में कुछ चर्चा करके चलते हैं। आइए मेरे साथ यहां पर आकर देखो। सबसे पहले आता है बाबू आपका ये सप्लायर, यहां रेसिपिएंट है और इन दोनों के सर पे जीएसटी का पोर्टल नाच रहा है। सप्लायर ने अपनी एक सप्लाई कर दी रेसिपिएंट के लिए, और सप्लाई गुड्स या सर्विस किसी की भी हो सकती है। इनवॉइस काटा, टाइम ऑफ सप्लाई निकला और इसी अपना जीएसटी का पेमेंट सरकार को कर भी देता है। मान लेते हैं कि ये घटना इसकी अप्रैल मंथ की है। ठीक है, 10 अप्रैल को ये, या मान लो 5 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन की जाती है, और सपोज करते हैं कि उसी दिन इस व्यक्ति को ये गुड्स या सर्विसेज जो भी है रिसीव भी हो जाते हैं। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 5 तारीख को ही, 5 अप्रैल को ही किताबों में आईटीसी बुक कर लेता है। सप्लायर ने फिर यहां पर जो भी अपनी ये सप्लाई अप्रैल मंथ में की होंगी उनको ये अपडेट करेगा जीएसटीआर 1 के अंदर। कब तक करेगा भाई? 10th लिखा है ना, ये 11th हो गया है। 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक करके चलेगा, और इसका मतलब ये हो गया कि 11th मई तक ये अपना यहां पर इसे कर देगा। फिर यहां पर ये दिखेगा रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2A के अंदर आकर, जिसके आधार पर ये अपनी किताबों में तो क्रेडिट ले चुका था, जीएसटी पोर्टल को भी अपडेट कर देगा। थ्योरेटिकली बोला जाता है कि ये जीएसटीआर 2 अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 मई तक ये फाइल कर देगा, ऐसा बोला जाता है। और फिर उसके बाद अपना 3B फाइल करेगा और इस क्रेडिट का इस्तेमाल ये कर लेगा। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप जानते हैं, थ्योरेटिकली तो दे रखे हैं कि आपके जीएसटीआर 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। लेकिन जीएसटीआर 1 तो पिक्चर में है, लेकिन 2 और 3 अभी पिक्चर में नहीं है। इनकी जगह पर 3B फाइल किया जाता है, यानी कि जीएसटीआर 2A के आधार पर यह बंदा अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट लेता है, और 3B जब फाइल करता है तो उस क्रेडिट को वहां पर जाकर एडजस्ट कर देता है। ठीक है, यस सर। तो हमारा जो पूरा फोकस है आज यहां पर है, इसी के संबंध में हम अपनी बातें करके चलेंगे। यहां पर बंदा अपना आईटीसी को बुक करता है, या फिर अवेल करना कह लीजिए, या फिर आईटीसी टेकन, यहां पर है जो भी ये लेकर चलेगा। मान लो 10,000 का इसने अपनी किताबों में यहां पर क्रेडिट ले रखा था। चूंकि बंदा रेसिपिएंट है, रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट तभी ले सकता है जब बंदा रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड है तो उसकी हो सकता है कि आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी अपनी यहां पर दिख रही होगी। मान लीजिए वो जीएसटी लायबिलिटी इसकी 18,000 रुपए की आउटपुट बनती है, तो अपने इस आईटीसी को यहां पर आकर ये यूज कर लेता है। 10,000 का आईटीसी यूज कर लिया है, बाकी जो ई कैश लेजर के माध्यम से 8,000 का पेमेंट कर देता है। यूज करने के भी नियम कानून दिए रखे हैं। वो कहता है कि भाई सब सीआईएस का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एक रैंकिंग होती है। सबसे पहले आपको जो क्रेडिट होता है आईजीएसटी का, नंबर 1 पर यह इस्तेमाल किया जाता है। आईजीएसटी पहले अपने के लिए होगा, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, किसी भी रेशियो किसी भी तरीके से कर सकते हो। जो सीजीएसटी का क्रेडिट है फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएसटी के लिए होगा, बाकी बचेगा तो आईजीएसटी के लिए। ऐसे ही एसजीएसटी का पहले अपने के लिए होगा, बचेगा तो फिर आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा। जिस पैटर्न पर एसजीएसटी बिहेव करता है उसी पैटर्न पर यूटीजीएसटी भी बिहेव करेगा, यानी कि यूटीजीएसटी पहले अपने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बचेगा तो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा। ऐसे करके वहां पर बातें करी जाती हैं। तो ये हो गया इसका इंटरनल सीक्वेंस, पहला ये, फिर सीजीएसटी, उसके बाद में यूटीजीएसटी या फिर एसजीएसटी अपने आ जाते हैं एक्सटर्नल सीक्वेंस के तहत। इंटरनल सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं इसके अंदर आकर, तो जो आईजीएसटी है नंबर 1 पर अपने के लिए गया, नंबर 2 पर सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी के लिए भी जा सकता है, किसी भी रेशियो में जा सकता है। और उसके बाद फिर जब आएगा आपका सीजीएसटी था, नंबर 2 आएगा एक्सटर्नल पे। इंटरनल पे पहले अपने के लिए होगा, फिर दूसरे के लिए होगा। ऐसे ये पहले अपने के लिए होगा, फिर दूसरे के लिए किया जाएगा। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है। थ्योरेटिकल लाइफ के लिए तो आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो जीएसटी का पोर्टल बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसी फ्लो में इसको एक्सेप्ट करके चलता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम खड़े हुए हैं यहां पर आकर कि यहां हमें जो क्रेडिट बुक करना है वो कैसे कैसे किया जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर आपके सेक्शन आते हैं 16 से लेकर 21 तक के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की। यहां पर 12 कंडीशंस दे रखी हैं आपको जनरली क्रेडिट को अवेल करवाने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम रेसिपिएंट के यहां पर बैठे हुए हैं, इसी से अपनी बातें कर रहे हैं। पहले नंबर पर यह बोलता है कि साहब सुनो हमारी बात कि जो रेसिपिएंट आदमी जो क्रेडिट बुक करने के लिए बैठा है उसके हाथ में कोई ना कोई जीएसटी पेड डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। उसी के आधार पर वो अपनी किताबों में क्रेडिट ले सकता है। ये हो सकता है कि सप्लायर के द्वारा इश्यू किया गया इनवॉइस हो, उसके द्वारा इश्यू किया गया डेबिट नोट हो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात है तो बिल ऑफ एंट्री काम करेगी। आरसीएम का मसला है,
सप्लायर अंडरस्टड था तो सेल्फ इनवॉइसिंग यहां पे काम करके चलेगा। एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना बेहद जरूरी होता है, इसके बिना आप अपनी किताबों में क्रेडिट नहीं ले सकते। क्या बिल ऑफ सप्लाई अगर मेरे सप्लायर ने मुझे इश्यू किया है तो क्या मैं क्रेडिट ले लूंगा? बिल ऑफ सप्लाई के अंदर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, तो वहां पर तो जो सप्लायर होगा, कंपोजिट डीलर होगा, वो अपने ही पॉकेट से 1%, 5% या 6% का पेमेंट करके चलता है, और जो पेमेंट उसने किया है वो मुझसे चार्ज नहीं किया गया था, इसलिए मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता। मोरओवर इनपुट टैक्स की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये अमाउंट आपका शामिल नहीं होता है, और जब ये 1%, 5%, 6% रेसिपिएंट के लिए इनपुट टैक्स है ही नहीं, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर भला कैसे तब्दील हो सकता है? दूसरा, कि रिसीट वाउचर के आधार पर हमने एडवांस पेमेंट कर दी, उन्होंने रिसीट वाउचर हमें दे दिया, कि उसके आधार पर हम यहां क्रेडिट ले सकते हैं। रिसीट वाउचर के अंदर एक अमाउंट बताया जाता है कि ये अमाउंट आपसे हमने एडवांस में लिया है, उसमें कंपोनेंट खुले हुए नहीं होते कि जीएसटी कितना, ये सब कितना, वो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसके आधार पर हम क्रेडिट अपना ले सकें, तो हमें फॉर्मल इनवॉइस ही यहां पर चाहिए होता है। दूसरी शर्त यह आती है कि भाई गुड्स आपको रिसीव हो जाना चाहिए। यहां सप्लायर है, यहां आपका रेसिपिएंट है, जब तक इसको रिसीविंग नहीं होगी गुड्स की, तब तक हम इसको आईटीसी बुक नहीं करवा सकते। ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना जरूरी होता है, और बिजनेस में इस्तेमाल तब होगा कम से कम पहले रिसीव तो हो। जब तक रिसीव ही नहीं हुआ है हम इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं करवा सकते। तो रिसीविंग की कंडीशन मैंडेटरी है। हालांकि ऑल द गिवन 12 कंडीशंस आर मैंडेटरी, अगर इनमें से एक भी कंडीशन आप फॉलो नहीं करते तो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद कभी कभी बिल टू शिप टू मॉडल में ऐसा होता है कि ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, और ये इसका एक बंदा और भी है, रेसिपिएंट के आगे बायर छिपा हुआ है, तो ये इसको बिलिंग कर देता है, ये इसको बिलिंग कर देता है, लेकिन रेसिपिएंट ये इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया आप माल डायरेक्ट इसको यहां पर भेज दीजिएगा। तो जैसे ही यहां पर माल पहुंचता है, ये इस व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन पे पहुंचा था। जब माल यहां से यहां पहुंचेगा तो सप्लायर से पूछता है कि भैया माल रिसीव हो गया आपके कही हुई लोकेशन पर, ये से कंफर्म करेगा रिसीव हो गया, हाँ। तो जैसे ही यहां पर रिसीव होता है तो ये माना जाता है कि ये गुड्स इसने रिसीव कर लिया है, और जिस डेट पर इस बंदे को रिसीव हुआ था उस डेट पर ये अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट यहां पर बुक कर सकता है। रिसीविंग की एक और बात निकल के आती है कि मान लीजिए कोई इनवॉइस तो जनरेट हो जाता है, लेकिन जो गुड्स है आपका वो लॉट में आ रहा है। मान लो 100 किलोग्राम मटेरियल का यहां पर इनवॉइस रेज कर दिया जाता है, लेकिन लॉट में आया 20-20 किलो के लॉट में आया है। तो जिस दिन सारा का सारा माल आ जाएगा जो इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है, उस दिन हम मान के चलेंगे कि हाँ हमें संपूर्ण गुड्स की प्राप्ति हो गई है। तो इसका मतलब जो लास्ट लॉट हमें रिसीव होता है, जब संपूर्ण माल हमें रिसीव हो जाएगा इनवॉइस के आधार पर लिखा हुआ, तो उसी वक्त हम अपनी किताबों के अंदर अपना क्रेडिट ले सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन आपकी यहां पर निकल कर आ जाती है। भैया सप्लायर जी, एक सप्लायर हो गया, एक रेसिपिएंट हो गया। रेसिपिएंट आप अपनी किताबों के अंदर आईटीसी ले रहे हो तो इस बात को एश्योर करना कि आप अपनी रिटर्न नॉर्मल तरीके से फाइल करते रहो। अगर आप हमें दोगे नहीं तो हमसे भी उम्मीद मत करना कि हम आपको आईटीसी यहां पर दे देंगे। यह बड़ी भयानक सी कंडीशन है, बोलते कि सप्लायर का भी टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। अगर सप्लायर अपना टैक्स नहीं भरेगा तो भैया हम आपको यहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाएंगे। इसका मतलब यह हो जाता है, सपोज करो ये आपका सप्लायर है और ये यहां पर रेसिपिएंट आ जाता है। इस बंदे ने 10,000 प्लस 1200 मान लेते हैं, 10,000 प्लस 1200 11,200 के सपोज करो इसको 10 बिल इश्यू कर दिए। इसके आधार पर इस बंदे ने अपनी किताबों के अंदर आईटीसी बुक कर लिया 12,000 रुपए का। लेकिन जब जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 इसने फाइल किया अपना, तो वहां पर दिखाता है केवल 7 इनवॉइस इसने आगे दिखाए हैं। 7 इनवॉइस का मतलब क्या हो गया? 8,400 की जीएसटी लायबिलिटी इसने यहां पर दिखाई है। अब यहां से जीएसटीआर 2A जो इसके पास में आ रहा होगा उसमें 8,400 ही यहां पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यह बंदा अपनी किताबों के अंदर 12,000 का आईटीसी लेकर बैठा हुआ है। यह बोलेगा पोर्टल को भाई साहब मेरा तो 12,000 है, लेकिन जीएसटीआर 2A के अंदर वो लिख रहा होगा 8,400। गवर्नमेंट कहती है सॉरी, हम आपको जीएसटीआर 2A के आधार पर दिखा सकते हैं, हमें चूंकि जीएसटी 8,400 का मिला है इसलिए आप अपना 8,400 का क्रेडिट यहां पर ले सकते हैं। ये बोलेगा नहीं भाई साहब मैं आपको इनवॉइस दिखा सकता हूं, उसने नहीं दिया तो आप उससे लड़ो ना, मुझसे मेरी स्थिति क्यों कर रहे हो। तो पहले तो उसका कोई भी आईटीसी नहीं मिलता था, जो कि डिस्प्यूट में चला जाता था। लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया कि ठीक है 8,400 डिस्प्यूट में है ना, तो 8,400 और जो भी आपका क्लियर क्रेडिट था, सॉरी डिस्प्यूट में 8,400 नहीं था, डिस्प्यूट में था आपका 3 इनवॉइस का। तो 3 इनवॉइस का मतलब हो गया 1200 × 3 3600 रुपए, ये आपका डिस्प्यूट में चला गया। और जो 8,400 है इसका निकाल लो आप अपना, यहां पर शुरू में था ये 20%, बाद में इसको कर दिया गया यहां पर आकर भाई साहब 10%, और लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक अब इसको कर दिया गया है यहां पर आपका 5%। तो 8,400 का 5% जब हम निकालते हैं तो ये आएगा आपका 420 रुपए। तो 3,600 और 420 विच एवर इज लोअर, 420 आपको और मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर केस के अंदर 8,820 का आपको यहां पर ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऐसे करके यहां पर बोल दिया गया है। तो ये 5% वाली आपकी लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है सर जी।
उसके बाद आगे बोलते हैं कि भैया बिल का पेमेंट होना जरूरी है। कैसे भला? जैसे मान लीजिए ये आपका यहां पर सप्लायर है, ये आपका यहां पर रेसिपिएंट है, इसने आपको बिल दे दिया 1 लाख का प्लस 18,000 का, इसमें जीएसटी चार्ज कर रखा था, 1,18,000 का आपका बिल यहां पर दे दिया है। इस बंदे की गवर्नमेंट के प्रति लायबिलिटी बनती है कि भैया आपको 18,000 का जीएसटी यहां पर देना ही देना है। इनवॉइस के बेस पर इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाता है और इसको 18,000 रुपए का जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है। यहां सरकार कह रही कि भैया देख, तू भी हमने से पैसा ले लिया है, तू भी इसको पैसा यहां पर आकर दे दियो। सरकार को ऐसा लगता है कि सप्लायर इसका चहेता है, रेसिपिएंट इसका दुश्मन है, ऐसा लग रहा है कि भाई देख इसका पेमेंट तुझसे यहां पर दे दी, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को सप्लायर से लेना होता है, रेसिपिएंट को देना होता है। इसलिए सप्लायर की भूमिका में जब व्यक्ति होता है तो सरकार का ज्यादा चहेता बन जाता है। इसको पेमेंट जरूर कर दियो तू। तुझे पेमेंट करने के लिए समय दे रहे हैं 180 दिन का। अगर तूने 180 दिन में पेमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 181 विदिन तेरी सारा राजपाट में यहां पर आकर नष्ट कर दूंगा। तेरा जो आईटीसी है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। आईटीसी रिवर्स करने का मतलब यह है कि उतने तक हम आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में यहां पर ऐड कर देंगे, और जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे हम आपके ऊपर इंटरेस्ट का लोड भी डालते रहेंगे। ये आईटीसी का यहां पर रिवर्सल हो गया, यानी कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर हमारा ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम कहें कि नहीं भैया हमने पेमेंट कर दिया लेकिन 200वें दिन पेमेंट किया है, हमने 200वें दिन पेमेंट किया है, तो क्या हम इसको रीबुक कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम इसको रीबुक कर सकते हैं। पूरा का पूरा 18,000 का क्रेडिट हम यहां पर रीबुक कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि भैया 200वें दिन पेमेंट तो किया लेकिन 10% ही पेमेंट किया था, 10% किया था, तो जितना आपने पेमेंट किया उतना तक प्रोपोर्शनेटली आप आईटीसी ले सकते हैं। तो फिर आप 1,800 रुपए का आईटीसी यहां पर ले लीजिएगा। भैया मैंने 20% का पेमेंट कर दिया था, आपका 400वें दिन कर दिया था, पेमेंट 400वें दिन कर दिया था, तो आप इसको यहां पर आकर रीबुक कर सकते हैं, 36 रुपए यहां पर रीबुक कर सकते हैं। उसके बाद भाई साहब मैंने आपका 70% जो पैसा था वो 600वें दिन यहां पर पे कर दिया, तो बैलेंस भी आप यहां पर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा 18,000 आपका यहां पर ये आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये लास्ट वाला बेड डेट्स हो जाता है और हम इसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो जितना हमने पेमेंट किया सिर्फ उतने तक ही हमें यहां पर रीअवेल कर पाएंगे। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट इसका यह है कि 180 दिन के अंदर, देखिए शुरुआती दौर में हम क्या कर रहे हैं कि इनवॉइस पर बेस्ड होकर अपना आईटीसी यहां पर हम क्लेम कर रहे हैं, बशर्ते कि 180 दिन में पेमेंट हो जाए। अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो ये जो आईटीसी था ये हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें जो आईटीसी रीबुक करेंगे अपने पेमेंट के बेसिस पर, पेमेंट इसको लिंक कर दिया जाता है, यानी कि ओरिजिनल बुकिंग जो आईटीसी की है वो आपकी इनवॉइस लिंक्ड है, और जो आपका रीअवेलमेंट है वो आपका पेमेंट लिंक्ड यहां पर कर दिया जाता है। दूसरी बात सर, उस मामले में क्या करोगे? अगर मान लीजिए सप्लाई एफओसी आपकी करवाई जा रही है तो फिर आप क्या करोगे? वहां तो पेमेंट होगा ही नहीं। जहां पर पेमेंट ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 181 दिन जो भी आपने आईटीसी ले रखा होगा वो आपका सारा का सारा यहां पर खत्म करवा दिया जाएगा। तो अब क्या करके चले? तो सरकार ने कहा कि काम करते हैं, एफओसी वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर 180 दिन वाली जो बात है इसको अप्लाई नहीं करके चलते हैं। एक और चक्कर पड़ा कि मान लीजिए अगर आरसीएम यहां पर लग रहा है तो क्या? अगर आरसीएम यहां पर लग रहा होगा तो यह बंदा आपसे जीएसटी चार्ज करेगा ही नहीं, ये आपको सिर्फ 1 लाख की ही आपसे बात करके चलेगा। अब चूंकि पता है कि सरकार को इस बिल पेमेंट के अंदर जीएसटी कंपोनेंट शामिल ही नहीं है, इसलिए इस वाली घटना के ऊपर ये 180 दिन वाली बात लगाएगी नहीं। अब तू सप्लायर को दे या मत दे, हमें तो जीएसटी तुझसे चाहिए, तो तू अपना जीएसटी का पेमेंट चुपचाप आके यहां पर कर दीजिए। तो कहने का मतलब यह कि 180 दिन वाली शर्त लागू नहीं होगी अगर एफओसी ट्रांजैक्शन है या फिर रिवर्स चार्ज के अंदर आप कवर हो रहे हैं। ऐसे करके इस ट्रांजैक्शन के अंदर यहां पर बोल दिया जाता है। मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, ये सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है 6वां, कि आप जो भी इनवर्ट सप्लाई लेकर आ रहे हैं वो आपके बिजनेस के अंदर यूज होनी चाहिए या इंटेंडेड टू बी यूज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कोई गीजर लगवाता हूं, मैंने बिलिंग कंपनी के नाम पर उसकी करवा रखी है, बिल्कुल ठीक है जी, पेमेंट भी मैंने कंपनी से कर दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसे पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एथिकली, लीगली, सोशली क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि इसका एक्चुअल यूसेज जो है वो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मुझे उसका यहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। तो खास तौर पर बोला कि भैया इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलिएगा। उसके बाद एक और बात बोलते हैं कि जो रेसिपिएंट है उसकी जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है वो निकल के आनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब हम बात करते हैं मालिक एक बंदे की, तो वो 3 प्रकार की सप्लाई कोई भी व्यक्ति यहां पर कर सकता है। कैसे करके? एक तो सप्लाई उसकी हो सकती है टैक्सेबल हो सकती है, या एग्जेम्प्टेड, पहले बोलते हैं एग्जेम्प्टेड, या तो उसकी सप्लाई यहां पर एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगी, या फिर सप्लाई उसकी टैक्सेबल होगी, या फिर उसकी सप्लाई जीरो रेटेड, यानी कि जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, एसईजेड को ट्रांसफर करना होता है, वो हो सकती है। अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आईटीसी उसको अवेलेबल हो जाता है। अगर टैक्सेबल नहीं होता,
एग्जेम्प्टेड कर रहा है तो उसको आईटीसी यहां पर अवेलेबल नहीं होता है, टैक्सेबल कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग आईटीसी उसको यहां पर अवेलेबल हो जाता है, जीरो रेट के संबंध में भी उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाता है, वरना ऐसा नहीं किया तो एक्सपोर्ट की कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो एग्जेम्प्टेड में तो आईटीसी नहीं मिलता, एग्जेम्प्टेड के अलावा जो भी है, इन जो भी है को बोल देते हैं नॉन एग्जेम्प्टेड, यानी कि जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उसके संबंध में आपको आईटीसी मिल जाता है। तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आपकी नॉन एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए। नॉन एग्जेम्प्टेड के दो मायने होते हैं, या तो आप टैक्सेबल बोल सकते हो उसे, या फिर आप उसे यहां पर जीरो रेटेड के नाम से बुला सकते हो, वैसे करके बोल दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसका मिक्स यूसेज कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ आपने लगाया एग्जेम्प्टेड में, कुछ लगाया नॉन एग्जेम्प्टेड में, तो आपको आईटीसी उतना तक ही अलाउ किया जाएगा जितना तक कि आप उसे नॉन एग्जेम्प्टेड में लगा रहे हो। इसके लिए प्रपोर्शन करने के लिए आपके पास रूल नंबर 42 और 43 यहां पिक्चर में आपके सामने आ जाएंगे। वैसे करके आगे बात करते हैं कि आईटीसी को बुक करने की लास्ट डेट क्या होती है। ध्यान दीजिए, लास्ट डेट होती है वो सिर्फ ओरिजिनल बुकिंग की होती है। रीअवेलमेंट के केस में, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि 181 दिन के बाद अगर हम बात करते हैं, 180 दिन के बाद बात करते हैं तो उसमें रीअवेल कर पाते हैं। तो रीअवेलमेंट के लिए ये लास्ट डेट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, इट इज ओनली फॉर ओरिजिनल बुकिंग। ठीक सर जी। तो जब ओरिजिनल बुकिंग के लिए बोलता है तो कैसे करके बोलता है, सुनिए जरा मेरी बात यहां पर आकर बच्चा। लास्ट डेट कैसे कैसे यहां पर ली जाती है साहब, देखो हमारी बात सुनो जरा। यहां पर आकर मान लेते हैं यह है आपका फाइनेंशियल ईयर, सपोज करो 21-22 यहां पर निकल कर आ रहा है। यहां आपने कोई किसी प्रकार का एक इनवॉइस रेज कर दिया है, इनवॉइस यहां पर रेज आपने कर दिया है। तो इस इनवॉइस का जो क्रेडिट है आप कब ले सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपको इनवॉइस मिला था, अब चाहे वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च कहीं तक भी मिला हो, आप इसका क्रेडिट हाथ के हाथ ले सकते हैं। लेकिन लेट टू लेट आप इसका क्रेडिट कब तक ले सकते हैं, तो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर अगला आ जाएगा 22-23 के अंदर ले सकते हैं। कब तक, 20 अक्टूबर तक, यानी अगले महीने जो सितंबर मंथ की जो रिटर्न आपकी जानी होती है, सितंबर मतलब मिड ऑफ द ईयर, सितंबर मंथ की जो रिटर्न जानी होती है उस डेट तक आप यहां पर इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए इस इनवॉइस के संबंध में मैंने कोई किसी प्रकार का डेबिट नोट रिसीव किया है, सप्लायर ने मुझे डेबिट नोट यहां पर रेज कर दिया था। अब इस डेबिट नोट चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही इश्यू हुआ है, तो इसका जो मैक्स टू मैक्स आईटीसी है वो मैं कब तक ले सकता हूं, तो इसके लिए भी सेम फंडा एप्लीकेबल होगा कि भाई फाइनेंशियल ईयर जो आपका 22-23 है ना, इसके अंदर आप ले सकते हैं 20 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 अक्टूबर 2022 हो गया ना, यस सर। अगर मान लीजिए इस इनवॉइस के संबंध में कोई डेबिट नोट अगर यहां पर इश्यू किया गया है, डेबिट नोट इश्यू करने के लिए कोई समय सीमा तो होती नहीं है, क्रेडिट नोट के लिए जरूर रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन डेबिट नोट तो कभी भी इश्यू किया जा सकता है। डेबिट नोट आपने यहां पर आकर इश्यू किया है, तो अब इसका क्रेडिट आप कहां तक ले सकते हो, तो इसके लिए पहले प्रोविजन क्या दे रखा था सरकार ने, गलती कर रखी थी कि भाई देखो देखो बात ऐसी, उन्होंने कहा कि भाई ये कौन से वाले इनवॉइस के संबंध में था, तो इनवॉइस की शक्ल देखकर इसकी लास्ट डेट निकाल दी जाती थी। अगर इनवॉइस 21-22 का है तो इसके लिए लास्ट डेट रखते थे डेबिट नोट के आधार पर, यहीं पर रखते थे 20 अक्टूबर 2022 रखी जाती थी। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं लॉ मेकर कि अगर मान लीजिए डेबिट नोट ये 3 साल बाद इश्यू किया जाता तो फिर तो आपकी तो डेट निकल चुकी होती, फिर तो उसके आधार पर रेसिपिएंट क्रेडिट ले नहीं पाता। फिर सरकार ने इस प्रोविजन को ठीक किया और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक इन्होंने क्या किया है कि अगर आपका डेबिट नोट यहां पर आया है तो डेबिट नोट की शक्ल देख की बात करेंगे कि अगले साल के, अगला साल मतलब हो गया आपका यहां पर 23-24 के अंदर 20 अक्टूबर तक आप इसमें अपना क्रेडिट यहां पर ले सकते हो, ऐसे करके बोल दिया जाता है। पहले पुराने समय के अंदर मेन इनवॉइस की शक्ल देखकर लास्ट डेट तय की जाती थी, लेकिन अब जो डेबिट नोट है उसकी खुद की शक्ल इंडिपेंडेंट देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगले साल, तो इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो, ये देखेंगे कि वो कौन से साल में इश्यू किया गया, उसके अगले साल के 20 अक्टूबर तक आप अपनी किताबों के अंदर लेट टू लेट क्रेडिट ले सकते हो। साथ में जो 20 अक्टूबर वाली डेट आपकी निकल के आती है ना, इसको कंपेयर किया जाता है एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट। किसी भी मामले के अंदर बात कर लीजिए, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले हो वहां तक बात करके चलते। एनुअल रिटर्न क्या होती है कि आपकी ना फाइनली एक संपूर्ण आहुति होती है कि साहब हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसको हम यहां पर ठीक कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 20 अक्टूबर से पहले आपने ये फाइल कर दी तो फिर 20 अक्टूबर को आप क्रेडिट नहीं ले सकते उस फाइनेंशियल, उस डेबिट नोट या इनवॉइस के संबंध में। तो वैसे इसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर अगले साल की होती है, तो नॉर्मली तो आपका 20 अक्टूबर ही प्रैक्टिकली लास्ट डेट बनती है। लेकिन अगर किसी मामले के अंदर आपने 20 अक्टूबर से पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो फिर एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की जो डेट है वही आपकी लास्ट डेट बनेगी क्रेडिट को यहां पर बुक करने के लिए लेट टू लेट। ठीक सर जी। उसके बाद आगे बात करते हैं मेरे कबूतर क्या बोलता है भला, इधर आईटीसी
और डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं जरा। इसका मतलब यह है साहब, यहां पर सपोज कीजिए कि आप यहां पर कोई अपना एक मशीन लेकर आते हैं और मशीन की वैल्यू थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, और इस पे आप 18,000 रुपए का जीएसटी भर के आए थे, तो 1,18,000 की यहां पर आपकी बनती थी। सपोज करो कोई मिस्टर एक्स है यहां पर आकर और वो ये मशीनरी अपनी लेकर आया है, तो इस हालात के अंदर वो अपनी यहां पर एंट्री क्या पास करके चलेगा? मान के चलते हैं कि इस बंदे की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी यहां पर आकर नहीं बनती है, यह बनती है पहले बनाते केस। अगर आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती है तो अपनी किताबों में एंट्री क्या पास करेगा? बोलेगा मशीन डेबिट करेगा, आईटीसी को डेबिट करेगा और टू यहां पर बैंक अपना कर देगा। मशीन की वैल्यू आएगी निकल के 1 लाख रुपए की, आईटीसी निकल के आएगा 18,000 रुपए का और बैंक में 1,18,000 आपके यहां पर निकल कर आ जाएंगे। यह तो हो गया ट्रीटमेंट आपका जीएसटी के अंदर। जब आप इनकम टैक्स के अंदर पहुंचेंगे वहां पर डेप्शन आपका सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए इसका आपका 10% का अगर लेट सपोज आपका रेट आता है डेप्रिसिएशन का, तो डेप्शन आपकी कौन सी वैल्यू पे निकाली जाएगी? आपका लेजर भी बता रहा होगा कि साहब इसकी जो मशीन की कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए की है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आप इनकम टैक्स के अंदर इस पर कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे करके बात करी जाती है। दूसरी सिचुएशन मान के चलिए कि मिस्टर वाई है जिसका जो प्रोडक्ट है मिस्टर वाई है और मिस्टर वाई का जो प्रोडक्ट है वो भाई साहब आपका यहां पर आकर आउटपुट जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, वो एग्जेम्प्टेड है या कोई भी किस तरह की समस्या है। तो ऐसे आधार के अंदर आप अपनी किताबों के अंदर एंटर क्या पास करेंगे? मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे, आईटीसी आपको मिलेगा नहीं, टू बैंक यहां पर आकर कर देंगे क्योंकि आउटपुट जीएसटी नहीं है इसके संबंध में। तो मशीन जो है वो उसकी कॉस्ट आएगी यहां पर 1,18,000 रुपए की, आपने आईटीसी यहां पर अवेलेबल नहीं करवाया है। जब इनकम टैक्स के अंदर इस बात को लेकर पहुंचेंगे तो वहां पर डेप्शन कौन सी वैल्यू पर काउंट किया जाएगा? क्योंकि आपकी जो मशीन की कॉस्ट है वो 1,18,000 रुपए की, इसलिए डेप्शन जो आएगा वो आपका 1,18,000 रुपए के ऊपर निकल के आएगा। 10% से अगर हम बात करके चलें तो ये आपका 11,800 निकल के आ जाएगा। दोनों केस को जरा ध्यान से देखिए और इसमें अंतर क्या है वो बताइएगा। अंतर आ रहा है बेसिकली यहां पर अमाउंट आ रहा था आपका 1 लाख डेप्रिसिएबल, यहां पर 1,18,000 आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप आईटीसी क्लेम कर लेते हो तो आपका डेप्रिसिएशन 1 लाख पे, आईटीसी क्लेम नहीं करते हो तो 1,18,000 रुपए पे, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 18,000 रुपए का आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 18,000 रुपए का जीएसटी कंपोनेंट है अगर आप उसका क्रेडिट ले लेते हो तो उतना तक अमाउंट आपके डेप्रिसिएबल अमाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरा, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो फिर वो 18,000 रुपए जो था वो डेप्रिसिएबल अमाउंट का पार्ट बनेगा और उस पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो जो जीएसटी आपका कैपिटल गुड्स के ऊपर है, या तो उसका आईटीसी क्लेम कर लीजिए या फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स में जाके आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार की बात आपकी यहां पर बोली जाती है। ठीक है सर जी। इधर आईटीसी और डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट ये हो गया जी आपका यहां पर आकर। आगे बात करते हैं मेरे कबूतर इसके अंदर आकर, कैपिटल गुड्स जो है वो आपका होल लाइफ में यहां पर आपका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप होल लाइफ इस्तेमाल नहीं करते तो यहां पर दिक्कत वाली बात निकल के आ जाती है। जैसे मान के चलिए अब लाइफ तो आप जानते हैं भाई साहब 5 साल की इन्होंने अपनी लाइफ ये रखी हुई है, यानी कि स्टैंडर्ड लाइफ 60 मंथ की यहां पे रखी जाती है। आप एक कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं, इसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए की बनती थी यहां पर आकर, और 18,000 रुपए का इसके ऊपर आपका जीएसटी यहां पर बनता था। 1,18,000 की यहां पर बात हो जाती है। आईटीसी अपनी किताबों के अंदर 18,000 रुपए का आप यहां पर बुक कर चुके थे। बिल्कुल ठीक है सर जी। फिर आपने क्या किया, 2 साल तो आपने इस्तेमाल किया और जैसे 2 साल खत्म हुए आपने इसे डिस्कार्ड कर दिया और इसकी वैल्यू बता दी आपने कितनी, भगवान झूठ ना बुलाए, आपने बताई 70,000 रुपए की वैल्यू यहां पर बता दी है। पहली बात तो ये कि आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया कैपिटल गुड्स को 2 साल के बाद। क्या यह घटना सप्लाई बनती है? यस सप्लाई बनती है। इस पर आउटपुट जीएसटी भी आपका निकाल दिया जाएगा। अब 70,000 पे आपका कितना निकल के आता है? मेरे पास कैलकुलेटर है या नहीं है यहां पे, आप मुझे बता सकते हो? आप कैसे बताओगे? तो मैं आसान कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझने के लिए 10,000 कर देता हूं, इससे क्या दिक्कत है? जीएसटी 10% मान लेते हैं सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए, समझने के लिए बात को। 1,10,000 यहां पर ये आ जाएगा। तो भाई साहब ऐसी हालात में 10% का अगर रेट है तो यहां पर आउटपुट जीएसटी आपका 7,000 रुपए यहां पर ये निकल कर आ जाता है। साथ में सरकार ये कहती है कि भैया आप ये पूरा का पूरा 10,000 रुपए का यहां पर आईटीसी लेकर बैठे हो ना, भाई ये कैसे, ये क्या मामला है? हमने तो आपसे वादा किया था कि आपको पूरा आईटीसी दे रहे हैं तो आप इसे पूरी लाइफ भर इस्तेमाल करके चलेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। लाइफ मानी गई थी इसकी 5 साल की, तो इसके आधार पर चूंकि आपने सिर्फ 24 महीने इस्तेमाल किया, 2 साल इस्तेमाल किया, 60% आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसका 60% आप हमें अमाउंट पे कर दीजिए। इसका 60% बनता है भाई साहब यहां पर आकर 6,000 रुपए बनता है। आप हमें यह पैसा वापस कर दीजिए, यह अमाउंट आप हमें पे कर दीजिए। अब सरकार कहती है आउटपुट जीएसटी 7,000 का बनता है, यह 6,000 का बनता है, विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में अधिक है आप हमें वो यहां पर आकर पे कर दीजिएगा। ऐसा सेक्शन 18(6) के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा डिस्कशन वहां पर जाकर, तो इतना आप हमें पे कर दीजिए। तो 7,000 आपको फाइनली पे करके चलना है। आप जानते हैं इस हायर के पीछे क्या लॉजिक है कि हायर क्यों लिया गया? यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए
ये जो आपका कैपिटल गुड्स आगे रिमूव हुआ है, क्या मुझे बता सकते हैं इसकी बुक वैल्यू जो थी वो क्या रही होगी? सर बुक वैल्यू रही होगी इसकी, जो शुरू की वैल्यू इसकी लाख रुपए की थी, तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक वैल्यू 2 साल इस्तेमाल करने के बाद इसकी वैल्यू रही होगी सर जी 60,000 रुपए इसकी वैल्यू रही होगी, बुक वैल्यू 60,000। लेकिन आपने बेचा कितने में? उसे 70,000 रुपए में बेचा है। तो सरकार कह रही कि भैया जो 10,000 का आपने मार्जिन कमा लिया है ना, हमें उस मार्जिन के ऊपर भी जीएसटी चाहिए। इस कारण से तो 6,000 पे जीएसटी बनता था इनका 6,000 रुपए का, मार्जिन जो 10,000 ऊपर वाला था उस पर 1,000 रुपए का बनता था, इसलिए उसके ऊपर भी मिलाकर इन्होंने कुल मिलाकर आपसे 7,000 की डिमांड कर ली है। अगर मान लीजिए आप इसे यहां पर सिर्फ 60,000 में ही बेच रहे होते, बुक वैल्यू पर ही बेच रहे होते, तो फिर दोनों का आंसर आपका 6,000 यहां पर निकल के आ जाता। अगर मान लीजिए आप इसे 40,000 में बेच रहे होते तो ये आपका 4,000 निकल के आता। फिर सरकार कह रही है ऐसे की तरह समझा दो, हम नुकसान में साझी नहीं है, प्रॉफिट में साझी आपसे हो जाएंगे, तो फिर आप 6,000 ही पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द लॉजिक कि अगर आपने बुक वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू पर बेच दिया है तो जो मार्जिन है उस मार्जिन को भी हम यहां जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, इसलिए विच एवरेज हायर का कॉन्सेप्ट इन्होंने डाल रखा है। तो कहते कि अगर आपका कैपिटल गुड्स है वो आपने होल लाइफ इस्तेमाल नहीं किया है तो आप प्रोपोर्शनेटली जो तरीका आपको बताया गया उसके आधार पर आपको यहां पर वापस करना पड़ जाएगा आईटीसी। नो आईटीसी शैल बी अलाउड इन केस ऑफ रीअसेसमेंट। फ्रॉड वगैरह के मामले में आपको आईटीसी बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा आपकी जो इनवार्ड सप्लाई है वो आपकी ब्लॉक्ड क्रेडिट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 75 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है जहां पर लिखा होता है नो मीन्स नो, तो फिर आपको सॉरी आप कुछ भी करें फिर आपको वहां पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। ऐसे करके मालिक आपका ये सेक्शन नंबर 16 यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो आपके सेक्शन नंबर 17 हो गए, 18 हो गए, 19, 20, 21 इनमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेक्शन नंबर 18 करके, उसके बाद फिर 17 एंड देन सारे सेक्शन करेंगे, लेकिन अगला सेक्शन हमारा 18 यहां पर होगा। चलें? यस सर। सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 ना बाबू मेरे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ आते हैं सेक्शन 18 1 2 3 और दूसरी तरफ आते हैं इसके सेक्शन नंबर 18 के 4 5 और 6। 18 1 2 3 में कुछ ऐसी बात होंगी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ टू कलरफुल लाइफ, जैसे लाइक गांव से शहर में आना, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से एक रंगीन दुनिया में आ जाना जहां चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हो, लाइक सिंगापुर। 18 के सेक्शन 4 5 6 में इसकी अपोजिट बातें करेंगे हम लोग, लाइक जहां पर कलरफुल लाइफ से, रंगीन दुनिया से हम ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में जा रहे होंगे। जस्ट लाइक कि हम शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं, लाइक कोरोना काल में ऐसा ही होता है, शहरी जिंदगी गांव में चली जाती है क्योंकि जीवन गांव में है। ये साबित हो चुका है कि जीवन गांव में है, क्योंकि अगर जीवन शहरों में होता तो लोग शहर छोड़कर गांव नहीं जाते। ठीक है, तो ऐसे करके 18(1) शुरू करते हैं और 18(1) के 4 कंपोनेंट हैं ABCD। 18(1) का जो ए आता है ये कहता है कि एक फेज वो था कि जहां आप भूखे नंगे घूम रहे थे, नहीं ऐसे नहीं, मतलब जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, एक फेज वो था। लेकिन अचानक से वो घटना घटित हुई और आपकी शादी, मतलब रजिस्ट्रेशन यहां पर हो गया, तो इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा एटीसी के ऊपर? ऑब्वियस सी बात है यार, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं था तो आप आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी भी नहीं बनती थी और आपको आईटीसी भी नहीं मिलता था। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आउटपुट जीएसटी भी आपका बनेगा और आपको आईटीसी भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों अलग अलग हो गए, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये कलरफुल। लेकिन इस दौरान आपके पास जो भी आपने सामान सुमून खरीदा होगा इस दौरान में, तो क्या उसका आईटीसी आपने बुक किया होगा? द आंसर इज नो। अब उसमें से कुछ माल बचा हुआ है और जो यहां से शिफ्ट होकर जा रहा है, पोटली बनकर जा रहा है, गांव से शहर की तरफ पोटली बन के जा रहा था। क्या इस समय इस पर क्रेडिट लिया था? नहीं। यहां जब ये पहुंचेगा तो क्रेडिट मिलना चाहिए, यस। क्यों?
क्योंकि यहां पर जब इसकी सेल या सप्लाई होगी तो इस पर आउटपुट जीएसटी भरना पड़ेगा, और भरना पड़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी बचा कुचा, सेक्शन 18 का पूरा एक संपूर्ण सार है बचा कुचा, जो भी बचा कुचा है उससे कनेक्टेड जो भी आपका आईटीसी बनता है वो आईटीसी आप यहां पर बुक कर लेंगे, बशर्ते कि आपने रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर अंदर करा लिया हो। 30 दिनों का समय होता है ना नॉर्मली कि भाई 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रेशन की, तो आप ये बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन टाइमली करवा लेते हैं। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन टाइमली कराते हैं तो ही ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का केस देखते हैं सेक्शन 18(1)(b) में स्वागत है। पहले यहां बच्चे ही थे, बच्चे तो अभी भी हैं, लेकिन जिद पकड़ बैठे मम्मी मैं भी शादी करवाऊंगा, मैं भी शादी करवाऊंगा। अच्छा बेटा, बाल विवाह मैं भी करवाऊंगा। हाँ तू करवा ले, चल बेटा तू भी करवा ले। तो यहां आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ नो रजिस्ट्रेशन, और यहां आईटीसी भी नहीं मिलता था। अब यहां से कोई भी पोर्टली बनाकर आगे लेकर जाएगा, कुछ बचा कुछ स्टॉक था पड़ा हुआ था जिस पर आईटीसी नहीं मिला हुआ था, जब ये यहां पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर इस पर आपको आउटपुट जीएसटी भरना पड़ेगा। आउटपुट जीएसटी भरना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहां आपको उसके करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी मिलना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलेगा तो वही कह रहा है कि जो भी आपका बचा कुचा इनपुट था उसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है सर जी। ओके सर जी, ये हो गया आपका 18(1)(b). अब आता है 18(1)(c) और डी। ध्यान दीजिएगा, सी और डी के अंदर इनपुट के साथ साथ हम कैपिटल गुड्स की बात भी करने वाले हैं। अब यहां पर सी क्या बोलता है, कॉम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर या नॉर्मल स्कीम। आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर या नॉर्मल स्कीम के अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा, वी नो वेरी वेल कि अगर ये मेरा यहां पर एक इवेंट है, यहां पर मैं था कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, और मुझे अच्छे से पता है कि अगर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख एज द केस में भी वहां तक सीमित था, तो करंट ईयर में मैं एलिजिबल हो जाता हूं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। लेकिन आई विल रिमेन एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली अप टू द लिमिट ऑफ 150, 75 और 50 लाख एज द केस मे बी। तो हो सकता है कि मिड ऑफ द करंट ईयर के अंदर ही मुझे कॉम्पोजिशन टू रेगुलर स्कीम मूव करना पड़े, जस्ट बिकॉज कि मैं वो टारगेट अपना अचीव कर जाऊं। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या होगा, लेट सपोज 10/9/2020 को ऐसा हो गया कि आप उस टारगेट को क्रॉस मार गए और आपको आना पड़ जाएगा रेगुलर स्कीम में। तो जो पुरानी लाइफ थी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ, तो कॉम्पोजिट डीलर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव आईटीसी, बट एज एंड व्हेन द पर्सन कन्वर्टेड इनटू रेगुलर स्कीम ही विल बी एंटाइटल्ड टू बुक द क्रेडिट ऑफ द सेम। तो यहां पर इसको क्रेडिट मिलता है, यहां पर नहीं मिलता। ब्लैक एंड व्हाइट टू कलरफुल लाइफ हो गई है। अब यहां से जो भी बचा कुचा माल इधर जारिया होगा उसका क्या करके चलोगे मालिक? सर यहां तो आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज, कोई क्रेडिट की बात नहीं होगी, लेकिन जैसे वो आगे पहुंचेगा तो वहां पर आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा, बिकॉज जब ये माल यहां पर लाकर बेचा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यार उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। इस कारण से यहां पर आईटीसी भी आपको करस्पॉन्डिंग अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पहले बताओ, हां बोलो, हां मालिक, सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? इज इट ओके? हां बोलो, हां पहले। हाँ भैया देखो, अब शुरू में 2 डिसलाइक थे, एक बच्चे ने अपना डिसलाइक वापस ले लिया, मतलब उसका गुस्सा मैं दूर करने में कामयाब हुआ। आप धन्य हैं प्रभु, आपने अपना डिसलाइक वापस लिया, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई रखी है, आप धन्य हैं प्रभु। उसके बाद आप बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जी। यस सर, सत्यांश सी जी। उसके बाद हाँ, यहां पर ना हम लोग कैपिटल गुड्स की बात भी करते हैं मालिक, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर मैं कंपोजिट डीलर हूं, जब मैं बोला करूं ना हौले हौले, मैं कोई तेज तेज तो बोल नहीं रहा, तो आप थोड़ा विजुलाइज किया करो, चीजों को समझा करो, महसूस किया करो, एक बिंदु से बिंदु जोड़ा करो। तो मैं एक कंपोजिट डीलर हूं और मैंने एक कैपिटल गुड्स परचेज किया था, बट मुझे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा ना, बट ड्यूरिंग द करंट ईयर मैंने मेरा स्टेटस कंपोजिट डीलर का खो दिया और मैं रेगुलर स्कीम का हिस्सा बन जाता हूं। अब क्या होगा जी? तो जब तो मैंने कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं लिया था, लेकिन क्या मैं अब उसका क्रेडिट ले पाऊंगा? क्योंकि अब मैं रेगुलर स्कीम के अंदर आ चुका हूं, क्या मुझे अब क्रेडिट मिल जाएगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ सर, अब उसका क्रेडिट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कैसे अवेलेबल होगा?
क्योंकि यार इनपुट को तो मैं क्वांटिफाई कर पाता हूं, क्वांटिटी के रेशियो में एलोकेट कर लेता हूं कि यार इतना बचा कुचा था, 10 किलो 20 किलो तोल लेता हूं, चेक कर लेता हूं, मीजर कर लेता हूं। लेकिन यार मशीनरी मान लो जेनसेट था, जनरेटर था या कोई और मशीनरी थी, वो तो एक ही पीस है यार। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो लाइफ के अकॉर्डिंग होता है कि ये कितना यूज हो गया। मान लो 5 साल की लाइफ थी, 2 साल तुमने या 6 महीने इस्तेमाल कर लिया आपने, है ना, तो कितने परसेंट आपका इस्तेमाल हो गया? तो जितने परसेंट इस्तेमाल हो गया उतना रहने दो, और जो बचा कुचा है, इस पूरे सेक्शन 18 का क्रक्स क्या है? बचा कुचा। जो भी बचा कुचा कैपिटल गुड्स है और बची कुची लाइफ के संबंध में जो भी प्रपोर्शनेट आपकी उसकी आईटीसी बनता है, उतने तक का क्रेडिट अपनी किताबों में ले सकते हो। अब प्रपोर्शन कैसे करके चले, तो उन्होंने माना है 5% पर क्वार्टर। तो एक तरह से डेप्रिसिएशन मान के चलिए 5% पर क्वार्टर। मतलब कि अगर आपने एक साल इस्तेमाल कर लिया है एक साल आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो वहां पर एक साल का मतलब हो गया कि लाइक 5% पर क्वार्टर से 20% छोड़ देना, बाकी का 80% क्रेडिट अपनी किताबों के अंदर बुक आप कर सकते हैं। वो वाले फॉर्मूले से यहां पर बात करी जाती है मालिक। राइट सर? यस सर। आईडीटी रिवाइज्ड कर लिया तूने। और यहां ध्यान दो, आपस में बात मत करो। हाय दीपाली, यहां राम रतन, यहां ध्यान दो। तो उसके बाद में आगे आते हैं 18(1)D पर आते हैं। ये भी बिल्कुल 18(1)C के जैसा ही है, एग्जेम्प्टेड टू नॉन एग्जेम्प्टेड। ठीक है, पहले आपको क्रेडिट बुक करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब आप अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट बुक कर सकते हैं। तो जो जिस तरह से समझाया 18(1)C में, वैसे ही बात यहां पर होगी। पर ध्यान देना, ये जो आपके 18(1)C और D में ही कैपिटल गुड्स की बात होती है, A और B वाले पार्ट में सिर्फ इनपुट की बात होती है। अब इतना सब होने के बाद में जो चीजें यहां देखी हैं, अगर ये पोर्टल पर देखने को मिल जाए कि हमें ये तो बोल दिया कि बचा कुचा क्रेडिट हम क्लेम कर लेंगे। कैसे क्लेम करोगे भैया, कैसे? अब समझना, जरा टेक्निकल चीज समझिए जरा। ऑफिस में क्या दिक्कत आएगी, यहां से तो समझ में आ गया, हाँ ओके ओके, लेकिन अभी नहीं समझ में आए पूरी बात। कैसे क्लेम करोगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए जब मैं लेकर आया था, मेरा प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड था, तो उस समय तो मैंने क्रेडिट नहीं लिया होगा ना यार। उस समय उसने जीएसटी वगैरह अपना फाइल कर दिया होगा, उस समय मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। आज कैसे क्रेडिट बुक करूं? क्योंकि नॉर्मली जो मेरा ई क्रेडिट लेजर होता है, उसमें जीएसटी 2A के आधार पर हम अपनी बात कर पाते हैं, लेकिन वो तो वक्त निकल चुका है। अब मैं लेटर डेट पर कैसे अपने ई क्रेडिट लेजर के अंदर उस बैलेंस को अपडेट करूं, कैसे वहां तक पहुंचाऊं? तो इसके लिए फिर मैं आपको, हालांकि देखो रिवीजन वीडियोस तो बाबू मैं पोर्टल पे तो नहीं जा सकता, बट फिर भी एक बताऊं आपको मैं। तो जीएसटी, अब इसके बाद होता है इसका पोर्टल ट्रीटमेंट, कि ये चीजें जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ी, इनको पोर्टल पे जाके कैसे हैंडल किया जाता है। gst.gov.in करके ये पोर्टल ही ना खुला, बताओ क्या कर सकते हैं। हाँ, अब बताओ मैं क्या करूं इसमें। खुल गया। पोर्टल की दिक्कत नहीं थी, हमारे इंटरनेट में दिक्कत थी। भाई ये बताना कितना है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। 19196033 यहां पर मालिक आ जाते हैं, सर्विसेज पे आइएगा, सर्विसेज पे रिटर्न्स पे आ जाते हैं। रिटर्न्स में आइएगा आईटीसी फॉर्म, तो यह आईटीसी फॉर्म इसके भरे जाते हैं। और जब आईटीसी फॉर्म हम भर के चलते हैं, तो ये आपके अलग अलग आईटीसी फॉर्म मालिक यहां पर आ जाते हैं, जिनके तहत यहां पर बातें करी जाती है। जैसे ये है आपका आईटीसी 01 प्रीपेयर ऑनलाइन। आईटीसी 01 आपको यहां पर भरना होता, प्रीपेयर ऑनलाइन। ये मेरी पूरी कंपनी का डेटा आ गया। डिक्लेरेशन फॉर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18। एक चीज और दिखाऊं, जब आप इसके सेक्शन 2 में आएंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है आईटीसी बुकिंग लास्ट डेट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लाई।
ये जो स्पेशल क्रेडिट है आपका, ये रूटीन लाइफ में क्रेडिट नहीं मिल रहा। ये जो आपका स्पेशल क्रेडिट होता है ना मालिक, तो ये आपका 1 साल से ज्यादा पुराना इनवॉइस आपका नहीं होना चाहिए। तो यहां आप सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये बताओ आप किस में 18(1)A में हो या 18(1)D में हो। सर सी और वो तो है ही नहीं यहां पे, कोई बात नहीं। देखो जहां 18(1)A लिखा है ना, तो ये ए और बी दोनों को कैप्चर करेगा, ये ए और बी दोनों को कैप्चर करता है। लिखा है नीचे क्लेम अंडर सेक्शन 18(1)A और 18(1)B। दूसरा, अगर आप डी पे क्लिक करोगे तो सी और डी ये दोनों को कैप्चर करता है, सी की बात भी करता है और ये आपसे यहां पर डी की बात भी करता है। ए और बी एक तरफ है, सी और डी एक तरफ है। ए और बी में सिर्फ इनपुट की बात होती है, सी और डी के अंदर आपकी कैपिटल गुड्स की बात भी हो जाती है। तो जब मैं यहां पर आता हूं ना मालिक, तो ये पूछता है कि भाई बताइए डेट ऑन विच गुड्स या सर्विस हैव बिकम टैक्सेबल, वो घटना कौन से दिन की थी जब आपके साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने कह दिया भाई साहब ये घटना थी, मैंने यहां पर डेट डाल दी है। सप्लायर का जीएसटीएन, जिसके इनवॉइस के दम पर आप क्रेडिट ले रहे हो, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहां डालिए। इनवॉइस नंबर आपको यहां डालना है, इनवॉइस की डेट आपको यहां पर डालनी है। अब जो इनवॉइस की डेट होगी ना मालिक, अगर मैंने डाली है घटना की डेट 1/4/2021 डाली है, या कोई और डेट करूं उसको मैं, ये घटना की डेट में डालता हूं, मान लो 7/4/2021 डाली है। अब यहां पर आएगी इनवॉइस की डेट। अब इनवॉइस की डेट कितनी पुरानी हो सकती है, अब इनवॉइस की डेट आपकी कितनी पुरानी हो सकती है। तो मैं जाता हूं भैया गो बैक, मैं गो बैक करता हूं। तो ये है आपका यहां से ये डाला है हमने 7 अप्रैल ऐसे करके, 1 सेकेंड, 7/4/2021 आगे घटना की डेट। तो इसके गो बैक अगर हम जाते हैं तो मेरे जो इनवॉइस की जो डेट होगी ना मालिक, वो 1 साल से ज्यादा पुराना इनवॉइस यहां पर नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए मैं अप्रैल 2020 में यहां पर आ जाता हूं, क्या मैं यहां 6 अप्रैल 2020 को सेलेक्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। पोर्टल भी चीख चीख कर कह रहा है कि आपका इनवॉइस जिसके आधार पर आप क्रेडिट बुक कर रहे हो वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे, अगर है तो आप यहां क्रेडिट ले ही नहीं सकते, पोर्टल आपको अलाउ करेगा ही नहीं। तो ये 1 साल तक का हो सकता है। अगर वो 7/4/2021 है तो इनवॉइस डेट आपका 7/4/2020 से पुराना नहीं होना चाहिए, वरना पोर्टल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां टाइप ऑफ गुड्स आपको देने हैं, सेलेक्ट कीजिएगा। इनपुट था, कैपिटल गुड्स था, क्या था, क्योंकि यहां पर दोनों बात होती है। अगर आप ए और बी में सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर कैपिटल गुड्स की बात नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ जाएगा, यहां पर मेजरमेंट के यूनिट आएंगे, क्वांटिटी आएगी, वैल्यू आएगी, एडजस्ट आएगी। सेव करके ऐड कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा डीएससी से। अब रेगुलर बैच होता है यार, टाइम मेरे पास मौजूद तो करके दिखाता पूर्ण रूप से, लेकिन आइडिया पक्का मैंने आपको दे दिया है ऐसे करके। तो मालिक एक बात बताइए, आपको जब ये चीज इस तरह से लिंक करने को मिलती तो बात वास्तविकता में समझ में आती यार कि हमें क्या करना है। ऑफिस में जब पहुंचोगे और ये आप पोर्टल देखकर ना जाओ, किसी करस्पॉन्डिंग पोर्टल क्या होता है, तो घबरा जाओगे यार मैं क्रेडिट कैसे बुक करके चलूं, कौन से फॉर्म में कहां पर लेके चलना है। ठीक है जी, तो ए बी के अंदर इनपुट का है, सी और डी के अंदर इनपुट एंड कैपिटल गुड्स दोनों का आता है। और यहां पर आपकी बात कर रहे हैं 18(2) के अंदर कि आपका जो इनवॉइस है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालिक, आगे निकल के आता है भला आपका यहां पर 18(1)(3), ये है जी 18(1)(3). शान अलवर बाबू में अभी क्वेरी बीच में नहीं ले सकता, रिवीजन क्लास चल रही है मेरा बच्चा। तो यहां पर आकर 18(3) कहता है, 1(3) नहीं 18(3) कहता है कि देखिए अगर आप पूरे बिजनेस को ही बेच देते हैं तो क्या होगा, बिजनेस ही बेच दिया तो क्या होगा। तो पहली बात, जब एक पूरा का पूरा रनिंग बिजनेस बेच दिया जाता है तो वैसे वाले मामले में उसका जो क्लासिफिकेशन जाता है वो सर्विस में जाता है। उसके बाद ये सप्लाई भी बन जाती है, सारे कर्म पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो एग्जम्पशंस पढ़ते हैं हम अपनी सर्विसेज की, तो वो एग्जम्पशन कैटेगरी में निकल जाता है। सेल ऑफ रनिंग बिजनेस इज इक्वल टू ए एग्जम्प्टेड सर्विसेज। तो इस पर जीएसटी तो नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 10 करोड़ में अपनी दुकान बेच दी है तो 10 करोड़ रुपए के ऊपर तो जीएसटी आने वाला नहीं है मालिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि जिस व्यक्ति ने बेचा है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर अलग है और जिसने खरीदा है उसका पैन अलग है, और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो पैन बेस्ड होता है। दैट्स वाई द ओल्ड पर्सन विल सरेंडर हिज सर्टिफिकेट एंड द न्यू पर्सन विल, नए व्यक्ति को उसके साथ शादी करनी होगी, नया व्यक्ति जो है उस पर अपना नया रजिस्ट्रेशन लेगा। अब रजिस्ट्रेशन से लिंक होते हैं आपके तीनों प्रकार के लेजर, चाहे वो ई कैश लेजर हो, चाहे आपका ई क्रेडिट लेजर हो, कोई से भी लेजर की बात करो आपके इसी से लिंक वो मालिक यहां पर होते हैं। तो यहां आ जाते हैं आपके सारे के सारे
जो लेजर्स हैं वो यहां पर आपके मालिक आते हैं। ठीक है सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। ये रहे आपके सारे के सारे लेजर। तो ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, किस लेजर में क्या है वो हर एक का अपना अलग अलग होता है। जैसे मेरा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है यहां पर, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर में इस समय ई कैश लेजर में 443 रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अलग अलग लेजर्स के अंदर अलग अलग लायबिलिटी होती है। तो अब चूंकि रजिस्ट्रेशन चेंज होगा तो इस बंदे के जिसने अपना ये बिजनेस बेचा है, इसके जो भाई साहब वो पड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं इसमें, जो वो था ना, क्या बोलते हैं, ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस था वो सामने वाले के ई क्रेडिट लेजर में कैसे पहुंचेगा। किताबों में तो आपस में एंट्री कर ली बिजनेस बेचने पर, लेकिन ये वहां तक कैसे पहुंचेगा, ये दिक्कत वाला काम यहां पर होता है। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? द आंसर इज यस सर। वो कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो सप्लायर आदमी होगा ना, ये वाला जो बंदा होगा, ये पोर्टल पे जाएगा, सर्विसेज में जाएगा, वहां पर जाकर ये किस में जाएगा, रिटर्न्स के अंदर जाएगा। रिटर्न्स में जाकर आईटीसी फॉर्म पे जाएगा और आईटीसी फॉर्म के अंदर जाकर फॉर्म खुलेगा आईटीसी 02 प्रीपेयर ऑनलाइन। प्रीपेयर ऑनलाइन क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ सेल हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो, अमेलगमेशन हो। अगर आपने बिजनेस के साथ में ऐसा ट्रीटमेंट किया है तो वहां पर जाकर जिस व्यक्ति के नाम पर जितना पैसा आपको ट्रांसफर करना है, जस्ट लाइक पेटीएम ट्रांसफर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वैसे करके जितना भी आपको ट्रांसफर करना है ये फॉर्म भरिए, सेव कीजिए और अपना जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है जैसे सेव करोगे फिर उसके बाद ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। डीएससी लगाइए, डीएससी नहीं है तो ईवीसी आएगा। ईवीसी होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी कि ओटीपी। ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके ई क्रेडिट लेजर से चीजें उठकर, बैलेंस उठकर सामने वाले के ई क्रेडिट लेजर के अंदर वो ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, तो ये सारी बात यहां पर आ जाती है आपकी। मिस्टर एक्स गोइंग कंसर्न, इन्होंने इसको वाई को बेच दिया है, तो जो भी इसके ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस था वो आगे वाले के ई क्रेडिट लेजर के अंदर यहां पर पहुंचा दिया जाएगा मालिक। ठीक है? यस सर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और फिर आता है आपका यहां पर 18(4) करके यहां पर आ जाता है मेरे बच्चा। 18(4) में क्या है? 18(4) में ये कहता है, 18(4) में ये कहता है मालिक कि देखो, आज आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया, मतलब अपोजिट होने वाला है, मतलब लाइक रंगीन दुनिया से ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ के अंदर आप शिफ्ट होने के लिए जा रहे हो। रंगीन से ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में आप शिफ्ट होने के लिए जा रहे हो। लाइक शुरू में आप एक रेगुलर स्कीम का पार्ट थे, या कहिए कि आप लाइक नॉन एग्जेम्प्टेड में डील किया करते थे, राइट? यस सर। लेकिन अब कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि या तो आप कॉम्पोजिशन में आ गए या आपकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड हो गई। मतलब पहले आप क्रेडिट ले पाते थे बट अब आप नहीं ले सकते। तो जो भी बचा कुचा स्टॉक आपका होगा, ईदर ऑफ इनपुट और ऑफ कैपिटल गुड्स, उसके संबंध में जो ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके, वो तो खा चुके क्रेडिट, तो आप ले चुके थे, लेकिन अब वो आगे ऐसे फेज में जा रहा है, गांव में जा रहा है। अब मर्सिडीज या ऑडी गांव में थोड़ा चलेगी यार, शहरों में चलती है, गांव में थोड़ा चलेगी वो। अब वो अगर वहां पर जा रहा है, जो भी स्टॉक जा रहा है, तो उसकी जब सप्लाई अगले वाले फेज में की जाएगी तो वहां तो आउटपुट जीएसटी उसको ना देना पड़ेगा, और जब आउटपुट जीएसटी नहीं देना है तो क्या करस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो। और जब करस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल आपको होना नहीं है तो क्या करोगे? तो सर जितना भी उसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी बनता था वो हमें यहां पर रिवर्स करना पड़ जाएगा। रिवर्स करने का मतलब आउटपुट लायबिलिटी के अंदर उतना पैसा ऐड करना पड़ जाएगा। तो पहले 1 2 3 में क्या देख रहे थे? जो भी बचा कुचा है उतना क्रेडिट ले रहे थे। अभी उल्टा होने पर क्या, जो भी बचा कुचा माल था उससे कनेक्टेड जो मेरा क्रेडिट बनता है उतना मुझे रिवर्सल करना पड़ रहा है, या ऐसे कहिए उतना अमाउंट मेरी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना पड़ रहा है। वही यहां पर बात कही जाती है। लेकिन ध्यान रखना, सेक्शन 18(1 2 3) पढ़ते समय जब मुझे प्रपोर्शन करना होता है तो मुझे मदद लेनी होगी
क्वार्टर प्रोपोर्शनेट की 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। लेकिन जब आप बात करेंगे 18, 4, 5 और 6 की, तो यहां पर प्रपोर्शन रखिएगा मंथली प्रपोर्शन, कि जितने महीने आपने इस्तेमाल कर लिया उतना छोड़ दीजिए, बाकी के बाद में आप जो भी ट्रीटमेंट है वो आप यहां पर कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों के ऊपर लागू किया जाता है। 18.5 नॉट रेलिवेंट और 18.6 की बात करते हैं। 18.6 यह कहता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया था, मैं आईपैड लेकर आता हूं, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मैं इसे बेच देता हूं, तो क्या मेरे पास पूरा का पूरा क्रेडिट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं निभाया तो पूरा क्रेडिट मेरे पास में नहीं रहना चाहिए। मुझे प्रपोर्शनेट एक डिसअलाउ करना ही पड़ेगा। बची कुची लाइफ के संबंध में जो इसका क्रेडिट बनता था वो सब रखने का अधिकार मुझे बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है। तो पहले तो मैं वो निकाल लूंगा जो भी इसकी बची कुची लाइफ का था, जो बचे महीनों का क्रेडिट था वो निकाल के यहां पर रख लूंगा। साथ में दूसरे एंगल से भी नब्ज को पकड़ के चलेंगे कि आउटपुट में जितने का मैंने बेचा है उस वैल्यू के ऊपर भी तो जीएसटी आ जाएगा ना, बिकॉज इट्स ए परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, इट्स ए सप्लाई बेसिकली, और उस पर आउटपुट जीएसटी भी बन जाएगा। इधर आईटीसी भी रिवर्स हो रहा है, उधर आउटपुट जीएसटी भी बन रहा है। ये तो दोहरी मार पड़ गई यार। अब इसमें क्या करके चलें? यहां से भी रिवर्सल करो और वहां भी जीएसटी भर के चलो। तो लॉमिक ने कहा कि ये जो आपका आईटीसी रिवर्सल का अमाउंट है, या ये कहिए कि आउटपुट जीएसटी में लायबिलिटी में ऐड करना, ये वाला पैसा और आपका आउटपुट जीएसटी, इन दोनों में जोन सा भी अधिक है ना, उतना अमाउंट आपके ई लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर जाकर अपडेट करवा दिया जाएगा, ऐसे करके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वन टाइम इन नेचर होती हैं, लाइक रिफ्रैक्टरी, जिग्स, फिक्चर्स, मोल्ड्स, डाइज एटसेट्रा, जो एक बार प्रोसेस में डाल दिए जाते हैं तो वो 100% डीम टू बी कंज्यूम्ड कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर ऐसी वाली बात है तो उनके ऊपर फॉर्मूला नंबर 1 नहीं लगाया जाएगा, उनके संबंध में कोई आईटीसी का रिवर्सल नहीं होगा। लेकिन हां, अगर हमने उन्हें थोड़े बहुत कंसीडरेशन लेकर बेच बाच दिया है तो उस कंसीडरेशन पर जो आउटपुट जीएसटी बनता होगा वो जरूर हमें पे करना पड़ जाएगा, अदरवाइज उसके ऊपर फॉर्मूला नंबर 1 नहीं लगाया जाएगा। ठीक सर जी। तो ऐसे करके हमारी बात आती है। एक विशेष बात मैं आपको और बता दूं, यहां जो 18.6 पढ़ रहे हैं इसमें भ्रांतियां हैं। कहीं पर ये फॉर्मूला 1 लगाने के लिए क्वार्टरली प्रपोर्शनेट किया जाता है और कहीं कहीं इसे मंथली प्रपोर्शनेट किया जाता है। दोनों ही सही है। सी इंस्टीट्यूट ने दोनों को एक्सेप्ट कर रखा है कि भैया एग्जाम में तो मंथली प्रपोर्शनेट करना या क्वार्टरली करना, हम दोनों को मान के चलेंगे, जो मर्जी कर लेना। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं आप मंथली लेकर चलना, क्योंकि इससे मेरा एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला तैयार होता है कि जब मैं 18, 1, 2, 3 की बात कर रहा होता हूं तो वहां पर हमसे बोला जाता है कि क्वार्टरली प्रपोर्शनेट करो, और जब भी मुझे 18, 4, 5 और 6 की बात करनी होंगी तो वहां पर हम अपनी मंथली प्रपोर्शन जैसी बातें करके चलेंगे। तो आप यहां पर मंथली ही लेकर चलना, राइट। दोनों ही ठीक है, हालांकि क्वार्टरली भी ठीक है, मंथली, लेकिन एक लेके चलते हैं ना, क्यों कंफ्यूजन पालते हैं, मंथली आप इसे यहां पर लेकर चलेंगे, राइट। यस सर। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन नंबर 18 यहां पर आकर मालिक कंप्लीट हो जाता है। इज इट ओके? यस सर। पहले बताओ अगर यहां तक ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं मालिक। अगर यहां तक ओके है तो बढ़ते हैं आगे। सीए इंटर का रिवीजन वीडियो, सीए इंटर का कोई नया थोड़ी ना आ रहा है यार। ये सी इंटर 3 सेक्शन सी इंटरमीडिएट में भी लगते हैं, 16, 17 और 18 करके, ठीक है। चलो अब मैं मूव करता हूं अपने अगले सेक्शन, सेक्शन नंबर 17 की तरफ। आर यू रेडी फॉर द सेम? ओ यस। सेक्शन नंबर 17। ब्रेक लोगे 5 मिनट का? बोलो। वुड यू लाइक टू हैव ब्रेक फॉर 5 मिनट्स? लेना चाहो तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है। सेक्शन नंबर 17, सेक्शन 17(5) क्वेरी नहीं, अभी क्वेरी में लग जाऊंगा तो भाई साहब क्वेरी होंगी फिर तो यहां पे। अभी बाबू रिवीजन कराने दो पहले मुझे। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और सिर्फ 5 मिनट का, ओके। 5 मिनट का कितने हो रहे हैं? 154 शार्प 2 PM हम मिल रहे हैं। मैं लाइव ही रहूंगा, मैं ब्रेक की स्लाइड लगा रहा हूं, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं मालिक, ठीक है।
हाँ बच्चा आजा। आ गए। अब ब्रेक क्यों लेना पड़ता है 1 घंटे में? इसलिए कि बोलते बोलते ना कहीं गति तेज हो जाती है। अब 5 मिनट के ब्रेक से ठहराव आता है और आराम से तसल्ली से बात करते हैं। इसके लिए हम सेक्शन नंबर 17 के 6 सब सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। 5 और 6 के अंदर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एग्जाम में सेक्शन 17 से आएगा ही आएगा, लिख कर ले लो आप मुझसे, इस सेक्शन में से आएगा ही आएगा। ब्लॉक्ड क्रेडिट की इसमें बात कर रहे हैं और जो बाकी बचे हुए सेक्शन हैं 1 2 3 4 उनमें बात की जाती है आपके लिए कि भाई अगर मान लीजिए कुछ एग्जेम्प्टेड में कुछ नॉन एग्जेम्प्टेड में लगाया जाए तो कैसे प्रपोर्शनेट करोगे, या फिर कुछ टैक्सेबल में लगाया जाए कुछ नॉन टैक्सेबल में लगाया जाए तो प्रपोर्शनेट कैसे करके चलोगे। उन तमाम बातों पर इसकी चर्चा करी जाती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने आ रहा है ब्लॉक्ड क्रेडिट और इसमें बात करते हैं पैसेंजर मोटर व्हीकल की। तो पैसेंजर मोटर व्हीकल में सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करी जा रही है उन पैसेंजर मोटर व्हीकल की जिसकी कैपेसिटी 13 या उससे कम की है, यानी कि बस या मिनी बस, बस नहीं मिनी बस कह सकते हो, मिनी बस भी नहीं कहोगे आप, कार कहोगे बेसिकली इसे। मतलब आपको यह ध्यान रखना 13 पर्सन या कम की बात कर रहे हैं, कारों की बात कर रहे हैं। क्या यहां बस के लिए कोई भी डिनाई कर रखा है? द आंसर इज नो। अगर कोई व्यक्ति बस खरीदता है और बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली अवेलेबल यहां पर होकर रहेगा। इसको पढ़ने से पहले, सेक्शन 17(5) को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ थंब रूल भी हैं, इनको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे देंगे। गन्ने से गुड़ बनता है, बहुत ढेर सारे गन्ने को प्रोसेस करके इतना सा गुड़ बनता है। अगर कोई व्यक्ति गुड़ देने की कैपेसिटी रखता है तो क्या वो गन्ने के लिए मना करेगा? द आंसर इज नो। दूसरा, अगर गन्ना भी नहीं दिया है तो गुड़ भी नहीं दिया जाएगा, या तो ये है तो ये भी होगा, ये नहीं तो ये भी नहीं होगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे भी आएंगे कि जहां पर गुड़ तो दे दिया जाए, गुड़ तो नहीं दिया जाएगा लेकिन गन्ना जरूर दे देंगे। वो सारी सिचुएशंस बताऊंगा कहां कैसे निकल के आएगा। एक और थंब रूल आता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मतलब कि नॉर्मली कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस हो गई, नॉर्मली इसका क्रेडिट डिनाई किया जाता है, लेकिन अगर लेने वाला रेसिपिएंट खुद सिमिलर बिजनेस में एंगेज्ड हो, जैसी सर्विस वो ले रहा है वैसे ही आगे सप्लाई दे रहा हो, तो उन व्यक्तियों को एक्सेप्शनली वहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और आता है लीगल रिक्वायरमेंट। नॉर्मली अगर किसी चीज का क्रेडिट डिसअलाउ कर रखा है लेकिन वो किसी और लॉ के तहत लीगल रिक्वायरमेंट है तो वहां पर उसका क्रेडिट अलाउ करवा दिया जाता है। बात करेंगे हम यहां पर आगे चलकर आपसे 1 by 1 तमाम चीजों की। तो सबसे पहले बोला है कि कारों का क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, प्रोवाइज सीए है, और ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई कार खरीदती है तो कार का क्रेडिट इसे अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि अगर कंपनीज को कारों का क्रेडिट अवेलेबल करवा देते तो मैं बताऊं, मुझे पर्सनली कारों का बड़ा शौक है, मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं 5 कारें हैं, तो मैं तमाम कारों को कंपनी के नाम पर ही खरीदता और बिना बात का अनयूजुअल क्रेडिट में ले जाता। और ये ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या मैं अपनी 5 कारों को अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा। फिर तो अगर मेरे पड़ोसी को भी कार खरीदनी होती तो मैं उसको बोलता कि तू मेरी कंपनी के नाम पर ले, जिससे कि मेरी कंपनी को क्रेडिट मिल जाएगा और जितना बेनिफिट मुझे होगा उस बेनिफिट को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे, कुछ फायदा तुझे भी होगा कुछ फायदा मुझे होगा और हम चूना लगा देंगे सरकार को मिलाकर, ऐसे करके। तो इसके लिए कारों का क्रेडिट नॉर्मली डिसअलाउ कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मेरी कार का तो मुझे क्रेडिट नहीं मिला,
लेकिन कार रखूंगा तो उसे पालने के लिए कुछ मुझे रिपेयर मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है, स्पेयर पार्ट्स है, एटसेट्रा है, ये सब भी भविष्य में खरीदने होंगे, लेने होंगे। क्या इनका क्रेडिट मिलेगा? भाई साहब, जब गुड़ का ही क्रेडिट नहीं दिया, कार का ही क्रेडिट नहीं दिया गया, तो कार से जुड़ी हुई जो सप्लाईज हैं, चाहे रिपेयर मेंटेनेंस की हो, इंश्योरेंस की हो, स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा हो, क्या उनका क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो। जहां गुड़ नहीं दिया गया है वहां पर गन्ना भी नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। लेकिन कुछ मामलों के अंदर यह बताया जाता है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, कि कुछ व्यक्तियों के लिए जो कार है वो बैकबोन का काम करती है, और जिन बिजनेस के लिए बैकबोन का काम करती है उनको एक्सेप्शनली हम क्रेडिट अलाउ कर देंगे। इसमें आता है आपका एसटीडी। एस का मतलब है कि अगर आप कारों की फर्दर सप्लाई का बिजनेस करते हैं, मैंने कार खरीदी और आगे कार को बेचता हूं या किराए पर देता हूं या कोई और एक्टिविटीज करता हूं, तो मुझे कार का यहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ के बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में एंगेज्ड हूं, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी में चलाता हूं, तो कार मेरे बिजनेस के लिए बैकबोन है, उसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चल सकता है, तो मुझे उसका क्रेडिट यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगला है यहां पर डी। ड्राइविंग स्कूल जो चलाते हैं उनका बिजनेस मोटर कार पर ही टिका हुआ होता है, कार पर ही टिका हुआ होता है, इसलिए उनको भी कार का क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाता है। जब कार का क्रेडिट मिल गया है तो कार से जुड़ी हुई जो अन्य चीजें होती, लाइक इंश्योरेंस की सर्विस ली है, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस ली है, तो क्या उनका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब पूरी की पूरी कार का क्रेडिट दे दिया, जब पूरा का पूरा गुड़ दे दिया, तो गन्ना देने में भला क्या शर्म आ रही है? तो यानी कि इन व्यक्तियों को कार से जुड़ी हुई सर्विसेज का, इनवर्ड सप्लाई का भी क्रेडिट अवेलेबल यहां पे करवा दिया जाता है। पहले बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई मालिक? प्लीज टेल मी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगले हेड में बात करते हैं एयरक्राफ्ट की और पानी के जहाजों की। जहाज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रहे हैं? जहाजों की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हमने कोई ट्रक की बात करी है? ट्रक की बात नहीं हुई। ट्रक हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब ट्रकों का क्रेडिट हमें नॉर्मल तरीके से अलाउ हो जाएगा अगर हम उसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन है, जो कांटा लगा हुआ है, वो कारों पर और जहाजों पर लगा हुआ है, बाकी किसी और मोटर व्हीकल पे इस तरह से ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात नहीं करी गई है। तो उनका क्रेडिट नॉर्मल तरीके से अलाउ होगा, बशर्ते कि वो बाकी सारी कंडीशंस क्रेडिट बुक करने की पूरी करते हों। तो यहां पर बोलते हैं कि नॉर्मली जहाजों का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, चाहे वो इंडियन नेवी का जहाज है, चाहे एयरफोर्स का, चाहे अंबानी जी ने अपने लिए जहाज खरीद रखा है, भाई साहब, उनका क्रेडिट उनको अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। यहां तक कि उनका जो रिपेयर मेंटेनेंस है उसका भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए जहाज जो हैं ये बैकबोन का काम करते हैं इनके बिजनेस के लिए, तो जिनके लिए ये बैकबोन है उनको इसका क्रेडिट अवेलेबल यहां पे करवा दिया जाएगा। जैसे मान के चलिएगा आप फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब जहाजों के आप फर्दर सप्लाई में एंगेज्ड हैं, आपका बिजनेस ही इस चीज का है, तो यहां आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। मैं जहाज खरीदता हूं, आगे बेचता हूं या फिर आगे किराए पर देता हूं, तो मेरा बिजनेस ही इस चीज का है, तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की अगर मैं सर्विस देता हूं, मैं एयर इंडिया हूं, जहाज खरीदा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा हूं, तो एयर इंडिया को यहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात यह कि पीछे जो बात कर रहे थे, यह बात थी पैसेंजर मोटर व्हीकल की, सिर्फ यहां गुड्स की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो जहाज हैं, चाहे वो आपका गुड्स के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज हो, चाहे वो पैसेंजर के लिए होने वाला हो, दोनों की बातें करी जा रही हैं। तो यहां पर अगर मैं जहाजों का इस्तेमाल अपनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता हूं, तो भी मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे करके। फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर मेरा ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, दोनों में ये अवेलेबल हो जाएगा। अब मान के चलिए लाइक कोई एक जहाजों की ट्रेनिंग देते हैं, कोई नेविगेशन के लिए, जैसे मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है जो कि जहाज उड़ाना सिखाते हैं, और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक जहाज खरीद रखा, चाहे वो पानी का हो चाहे वो हवाई जहाज हो, उसके लिए इसका जो जहाज है वो उसके लिए एक बैकबोन का काम करता है, इसलिए उसका भी यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा एडेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि जहाज दोनों कैटेगरीज में आ रहे हैं, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में हो, दोनों में आ रहे हैं। लेकिन पिछले वाले केस के अंदर सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की ही बात हम करके चल रहे थे। सर आप चाबुक लग रहे हो, ये चाबुक क्या होता है भाई? ये चाबुक पहले बताइए, ये कंप्लेंट है या कॉम्प्लीमेंट है? ये तो बता मुझे राजा हिंदुस्तानी। चाबुक
चलिए जी, उसके बाद में आगे बात करते हैं मालिक कि जहाजों का ऑब्वियस सी बात है, अगर जहाजों का हमें क्रेडिट मिल रहा है तो उसके कनेक्टेड जो भी यहां पर हमारी इसके संबंध में रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस की जो सर्विसेज होंगी उनका भी हमें यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ऐसे करके। ठीक है जी, ओके सर। आगे एक बात और निकल कर आती है, ये वाले जो जहाज थे जिनका क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं हुआ था, अंबानी जी को जहाज का क्रेडिट नहीं मिला, तो जहाज का जो इंश्योरेंस होगा, रिपेयर मेंटेनेंस होगा, क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? सर गुड़ ही नहीं मिला तो गन्ना की भी उम्मीद मत करिएगा। लेकिन इस बात के दो एक्सेप्शन हैं। दो एक्सेप्शन में एक आता है टाटा और एक आता है अंबानी का एक्सेप्शन। अब टाटा मतलब जैसे कि भाई ये कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कार इनके लिए स्टॉक के रूप में होती हैं और इन्होंने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस ले रखा है। नॉर्मली कारों का क्रेडिट उनको, नॉर्मली ये जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, कारों का जो इंश्योरेंस का क्रेडिट है ये उनको मिलता है जिनके लिए कार कैपिटल गुड्स के रूप में होती हैं, जिनको ये क्रेडिट कारों का भी मिल जाता है। लेकिन टाटा वालों के लिए तो ये स्टॉक है, तो इसके लिए तो कार का क्रेडिट मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट तो उस चीज का मिलता है जो हमारी इनवर्ड सप्लाई होती है, तो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कारों का तो क्रेडिट बुक करने की कोई बात ही नहीं आएगी। लेकिन कारों का जो इंश्योरेंस करवा रखा है उसका क्रेडिट मिलेगा। द आंसर इज यस। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी के संबंध में, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो कारों का इंश्योरेंस करती है, प्रीमियम उसका मुख्य एक्सपेंडिचर होता है और जो क्लेम्स देने पड़ते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के वो इनका मुख्य खर्चा यहां पर होता है। तो रेवेन्यू पर जब इनका जीएसटी जा रहा है तो खर्चे पर भी इनको क्रेडिट मिल जाना चाहिए। नॉर्मली कारों के इंश्योरेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस एटसेट्रा का क्रेडिट उन्हीं को मिलता है जिनको कारों का क्रेडिट मिला हुआ हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का इस कार के क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कार किसी और की है। बट एक्सेप्शनली इनको इसका यहां पर जो रिपेयर मेंटेनेंस का बिल है इसका क्रेडिट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अंबानी मतलब इंश्योरेंस कंपनी और टाटा मतलब कार मैन्युफैक्चरर। टाटा अंबानी को गन्ना मिल जाएगा, भले ही गुड़ इनके पास में ना हो, भले ही गुड़ ना मिला हो, बट इनको यहां पर गन्ना जरूर दे दिया जाएगा। यही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा था पीछे कि या तो गुड़ मिला है तो गन्ना भी मिलेगा, गुड़ नहीं तो गन्ना भी नहीं। लेकिन टाटा अंबानी के केस में गुड़ तो नहीं है, कार का तो क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं उनका क्रेडिट इनको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है सर जी। ओके मालिक, आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। इसके बाद में फिर आती हैं आपकी पर्सनलाइज्ड लेवल की कुछ एक सर्विसेज यहां पर आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड एंड बेवरेजेस हो गई, आउटडोर केटरिंग की सर्विस हो गई, लाइक खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गई, हेल्थ की हो गई, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इन सभी में कॉमन क्या है? ये व्यक्तिगत सर्विसेज हैं, मतलब इनका जो रियल कंजम्पशन करने वाला है वो एक इंडिविजुअल होता है। अब ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस कोई कंपनी तो नहीं होती ना, कंपनी का तो ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं होता ना, फेशियल मसाज तो एक इंसान का ही होगा ना, तो ये इंसानों से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं। तो यहां पर लॉ मेकर कहता है कि भैया ये तो व्यक्तिगत नेचर की है, डायरेक्टर एम्प्लॉय वगैरह ये सब मौज कर रहे हैं, तो कंपनी को हम इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवा के देंगे। नो मीन्स नो, क्रेडिट के लिए डिसअलाउ कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट काम करेगा आपको जैसे को तैसा। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट की या फूड बेवरेजेस की सर्विसेज का जो क्रेडिट है वो नॉर्मली डिसअलाउ किया जाता है, लेकिन अगर ये सर्विस लेने वाला खुद एक रेस्टोरेंट हो, एक सागर रत्ना रेस्टोरेंट है और वो फूड सप्लाई कर रहा है प्रोवाइस ये एक कंपनी को, तो कंपनी को तो इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डे पर ज्यादा डिमांड आ जाती है और सागर रत्ना कुछ खाना मंगवाता है वेज इंडिया से, तो यहां ये भी एक रेस्टोरेंट है, यहां से खाना मंगवाता है, तो जो खाना एक सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर सप्लाई किया गया है वहां पर सागर रत्ना को इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरा, इंसानों का जो इंश्योरेंस यहां पे करवाया जाता है उस इंश्योरेंस का क्रेडिट नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए केस हो आपका री इंश्योरेंस का, जैसे मान के चलिए अगर डायरेक्टर है प्रोवाइस का, एलआईसी का इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है, बिलिंग कंपनी के नाम पर थी, तो कंपनी को इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन एलआईसी अगर कुछ पार्ट री इंश्योरेंस कर देती किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को, तो निश्चित तौर पर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी से प्रीमियम चार्ज करेगी, तो उस पर एलआईसी को यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया
जाएगा। इज इट ओके मालिक? अगर हां तो प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर हम चर्चा को और आगे अपना विस्तार से बढ़ाकर चलते हैं। सर ये इंटर वाले भी देख सकते हैं? हाँ बाबू, 3 सेक्शन 16, 17, 18 ये इंटर वालों के लिए भी हैं और उन दोनों के लिए, फाइनल इंटर दोनों के लिए तीनों सेक्शन समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं। तो ये इंटर फाइनल दोनों देख रहे हैं। उसके बाद हमारी यहां पर बात हो जाती है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक लीगल रिक्वायरमेंट की यहां पर बात आ रही होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान के चलिएगा कि कुछ एक सर्विसेज हैं, लाइक हम बात कर रहे थे, ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। नॉर्मली इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाता है, लेकिन अदरवाइज लॉ के द्वारा ये एक नियम बना हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई लेडी एम्प्लॉय है और रात के 11 बजे के बाद पिक या ड्रॉप, मतलब उनका नाइट शिफ्ट में ड्यूटीज है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को एक कैब करके देना मैंडेटरी होता है। तो वैसे वाले मामले के अंदर चूंकि अदरवाइज लॉ की रिक्वायरमेंट है और अगर यहां पर जीएसटी वाले क्रेडिट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये दूसरे लॉ का अपमान कर रहे हैं कि वो तो कह रहा कि नहीं करवाना जरूरी है और तुम कह रहे हो नहीं ऐसी की तैसी हम क्रेडिट भी नहीं देंगे, मतलब हम मानते ही नहीं इसको। तो इसलिए कहा गया कि अगर किसी अदरवाइज लॉ की रिक्वायरमेंट में आता है तो यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय के लिए ले रखा है, उसका कंपनी को क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ केमिकल फैक्ट्रीज हैं जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना एम्प्लॉयर को मैंडेटरी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अदरवाइज लॉ। तो वहां पर उनको अदरवाइज लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर उनको इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो यह था आपका अगला वाला थंब रूल, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि नॉर्मली तो कुछ सर्विसेज का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो किसी अदरवाइज लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट में आता है तो यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा ऐसे करके। यस यस सर, रेनू अग्रवाल, यस सर, मैं जानता हूं कि आप ये चाहते हो कि आप हमारा नाम ले लो सर जी। हाँ जी, बहुत खूब खा सर जी। अरे हम तो ऐसे कहते हैं हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ऐश करोगे। हाँ जी। उसके बाद में बात आती है और आगे की तरफ, आगे क्या है, आगे चलिए आगे बात करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मालिक होता क्या है वो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। जहां पर गुड्स और सर्विसेज, जल ग्रहण कर लें जरा। जहां पर आपकी गुड्स और सर्विसेज इकट्ठी वैल्यू पर सप्लाई किए जाते हैं एंड रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने का ठेका, पुल बनाने का ठेका, रोड बनाने का ठेका, पाइपलाइन बिछाने का ठेका, ये सभी के सभी आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट रेसिपिएंट को अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं बेसिकली। एक जैसे को तैसा, यानी कि मैं एक खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, माई आउटवर्ड सप्लाई इज ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेता भी हूं, मान लीजिए मैंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, टाइम से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो मैंने कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूं, देन आगे दे रहा हूं, तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरी एक और बात, मान के चलिए मैं मेरी फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी लेकर आता हूं, मशीनरी का मुझे क्रेडिट मिलेगा, यस मिलेगा। उस मशीनरी को इंस्टॉल या इरेक्ट करवाने के लिए सीमेंट कंक्रीट का एक फाउंडेशन मैंने तैयार करवाया और उसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाया, सीमेंट वगैरह लेबर वगैरह सब उस कॉन्ट्रैक्टर का ही था, उसने फाउंडेशन तैयार कर दिया। इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं कैपिटल गुड्स मशीनरी का तो क्रेडिट दे रहा हूं, लेकिन मशीनरी के संबंध में जो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली उसका क्रेडिट ना मिले, ये तो गजब हो जाएगा साहब। तो इसलिए कहा कि अगर गुड़ दे दिया है, मशीनरी तक का क्रेडिट दे दिया, तो उससे कनेक्टेड जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है उसका क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो? तो अगर गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे दिया जाएगा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के हुए 2 एक्सेप्शन, एक अगर ये कैपिटल गुड्स के संबंध में है और दूसरा जैसे को तैसा के संबंध में है तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखना सिर्फ 2 चीजों के संबंध में एक्सेप्शन है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, एक कैपिटल गुड्स और दूसरा हो गया आपका यहां पर जैसे को तैसा के संबंध में। व्हाट अबाउट बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन? अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को खोल देता हूं तो इसमें 2 एलिमेंट निकलते हैं, एक बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, सरिया एटसेट्रा ये सब निकलता है, और दूसरा इसमें लेबर कंपोनेंट यानी कंस्ट्रक्शन सर्विस निकल के आती है। तो जो ट्रीटमेंट बेसिकली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया वैसा ही ट्रीटमेंट यहां पर भी दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन सर्विस का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। मेरा अपना ऑफिस है, ऑफिस में एक कमरा मुझे एक्स्ट्रा बनवाना था, उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल लेकर आया, सीमेंट सरिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की सर्विस लिए
मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन है इसके दो एक्सेप्शंस में, जैसे को तैसा। अगर मान लीजिए यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई कंस्ट्रक्शन की है और मैं कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, मेरा बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है, बिल्डिंग मटेरियल आउटवर्ड सप्लाई, अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल खरीद रहा हूं तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। जैसे को तैसा वाले केस में क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरी बात, कैपिटल गुड्स के संबंध में, एक मशीनरी लेकर आता हूं, मशीनरी का तो क्रेडिट मुझे मिल जाता है। मशीनरी को इंस्टॉल या इरेक्ट कराने के लिए सीमेंट सरिया लेकर आया, कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेकर आया, इन सब का भी मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। गुड़ का तो क्रेडिट दे दिया, मशीनरी का तो क्रेडिट दे दिया, मशीनरी से जुड़ी हुई चीजों को क्रेडिट नहीं दोगे, देना चाहिए। गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे देंगे, दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे, मना नहीं करेंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे दिया जाएगा। मशीनरी का क्रेडिट दे दिया है तो मशीनरी से जुड़ी हुई कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मेटल्स का भी क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आई गॉट 70 मार्क्स, दैट्स ग्रेट पीयूष, यू आर जीनियस। सर उसके बाद आगे निकल के आती हैं बातें यहां पर मालिक कॉम्पोजिशन डीलर की। ये वो लोग होते हैं जो कसम खाते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना तो हम क्रेडिट बुक करेंगे और ना ही हमारे डॉक्यूमेंट के दम पर सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट बुक कर पाएगा। अर्थात कंपोजिट डीलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू बुक द क्रेडिट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, और आगे वो अपने कस्टमर को देता है बिल ऑफ सप्लाई रेदर देन इनवॉइस, उसके अंदर वो जीएसटी चार्ज करने का अधिकारी नहीं होता, तो इनका जो रेसिपिएंट होगा उसको भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। ना खाते हैं, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। आगे बात करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। ये विदेशी बंजारे होते हैं जो टेम्परेरी इंडिया में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो जब ये गुड्स लेकर आते हैं तो इन्हें कस्टम्स पर आईजीएसटी का पेमेंट करना होता है। बस आईजीएसटी का एक क्रेडिट मिलेगा इनको, बाकी कोई और क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस तरह का प्रतिबंध अपने देसी बंजारों को ऊपर नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर इस तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। आगे कुछ मिसलेनियस बात की जाती है कि अगर हम कोई इनवार्ड सप्लाई लेकर आते हैं और उसे पर्सनल कंजम्पशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, चोरी चकारी हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए अल्टीमेटली इस्तेमाल नहीं हो पाया, मुझे उसका भी क्रेडिट यहां पर अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। या फ्री सैंपल की बात करते हैं, ध्यान रखना फ्री सैंपल में दो बातें होती हैं। नंबर एक, अगर आप फ्री सैंपल का मतलब एफओसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे होते हो, आपने यहां पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं कराया, आपने आईटीसी बुक नहीं किया है, तो क्या आउटवर्ड साइड पर यह आपकी सप्लाई बनेगी? द आंसर इज नो। आउटवर्ड सप्लाई चैप्टर में एक चीज देखते हैं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसके संबंध में आईटीसी ले रखा हो, तो यह आपका एफओसी हुआ है, परमानेंट ट्रांसफर हुआ, लेकिन आपने आईटीसी नहीं लिया था, तो यह आपका सप्लाई नहीं बनेगा और ना ही आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनेगी। तो सैंपल जो बांट रहे हो उस पर क्रेडिट नहीं लिया है तो नो आईटीसी एंड नो आउटपुट जीएसटी। बट अगर आप क्रेडिट लेकर बैठे हैं तो वैसे वाले मामले के अंदर क्या करवाया जाएगा, फिर आपने यहां पर एफओसी से सप्लाई किया है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहां पे करवाया है, तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट आपका ये हो जाएगा, जिसके संबंध में आईटीसी ले चुके हो तो आपका ये सप्लाई बन जाएगा और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी भी आपकी आ जाएगी। तो अगर आप क्रेडिट लेते हो तो आउटपुट जीएसटी भरना पड़ेगा, नहीं लेते तो आउटपुट जीएसटी भी आपको नहीं भरना पड़ेगा। चॉइस आपकी, जो ठीक लगे वो आप यहां पर कर सकते हैं। ये है आपके सेक्शन नंबर 17(5) और सेक्शन 17(6) करके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है कॉमन यूसेज को लेकर मालिक। आप आराम से तसल्ली से चीजों को देखिएगा। आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं सीए इंटरमीडिएट में भी आता है, पर मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उनसे, बट फिर भी सिलेबस का हिस्सा है तो करना तो उनको भी है। सारी बातें आराम से और तसल्ली से देखना, मैं आराम से करवाऊंगा। मैं कुछ समय के लिए भूल रहा हूं कि यह रिवीजन वीडियो है, मैं आराम से करवा रहा हूं क्योंकि इसमें अक्सर क्वेरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहां बैठ जाता हूं, बैठ के तसल्ली से सारी बातें करके चलेंगे। सेक्शन 17 का बैलेंस पार्ट, ठीक है जी। रेडी और नॉट बोलो पहले। आर यू रेडी? यस और नो? यस सर, वी आर रेडी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ये कहता है बिजनेस एंड नॉन बिजनेस।
आप जो भी इनवर्ट सप्लाई लेकर आ रहे हो, अगर आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर आप उसे कुछ बिजनेस पर्पस के लिए और कुछ अदरवाइज पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको क्रेडिट प्रोपोर्शनेट हिसाब से ही दिया जाएगा। उसमें हम प्रोपोर्शन ही करके चलेंगे, आपको पूरा क्रेडिट यहां पर नहीं दिया जाएगा। उसकी डिटेल व्याख्या अभी हम कुछ देर में अपनी करके चलेंगे, ठीक है? यस सर। तो एक्सक्लूसिवली बिजनेस यूज में आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस कुछ नहीं मिलने वाला। कॉमन यूसेज है तो प्रोपोर्शनेट करके चलेंगे। इज इट ओके? यस सर, कॉमन सेंस की बात है। आगे है एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड की बातें। ये भी कॉमन सेंस की बात है कि आप जो भी इनवर्ट सप्लाई लेकर आ रहे हो, अगर आप उसे एग्जेम्प्टेड में लगा रहे हो, आपको एक धेले का आईटीसी नहीं मिलने वाला। और अगर आप उसे नॉन एग्जेम्प्टेड में लगा रहे हो, नॉन एग्जेम्प्टेड में दो चीज आ जाती हैं यहां पर, एक टैक्सेबल और दूसरा जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि जो एक्सपोर्ट वाली सप्लाई है। तो नॉन एग्जेम्प्टेड में लगा रहे हो तो आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आप उसका कॉमन यूसेज कर रहे हो, मिक्स यूसेज कर रहे हो, तो फिर आपके लिए प्रोपोर्शन जैसी बातें करी जाएंगी। प्रोपोर्शन कैसे होगा वो आगे आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है? यस सर। कॉमन यूसेज में हम बात करके चलेंगे। यह है आपका कॉमन यूसेज अगर करते हैं तो क्या किया जाएगा। यहां पर ये 2 पेज का मेरा पूरा एनालिसिस है, जिसमें रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 यहां पर कंप्लीटली आपके आ जाते हैं। मैंने देखा कि एग्जाम टाइम में अक्सर इन 2 पेजेस पर क्वेरीज आपकी पूछी जाती हैं, तो आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं इनपुट और इनपुट सर्विसेज की तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की तो क्या होगा। पहले यहां आ जाइए, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। अच्छा, दोनों के बीच में अंतर क्या है। यहां पर कॉमन यूसेज में अगर मैं इनपुट लेकर आता हूं 100 किलोग्राम और उसे कॉमन यूज में लगाता हूं तो ध्यान सुनना, तो मैं इसे क्वांटिफाई कर सकता हूं कि इतना तो मेरा लग गया भैया, से 40 किलोग्राम एग्जेम्प्टेड में गया, बाकी 60 किलोग्राम नॉन एग्जेम्प्टेड में चला गया, तो मैं इसे क्वांटिफाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कैपिटल गुड्स लेकर आता हूं, एक मशीनरी लेकर आता हूं और इसको मैं कॉमन यूसेज में लगाता हूं, तो क्या मैं इसे क्वांटिफाई कर सकता हूं? कर तो सकता हूं, लेकिन क्वांटिटी के रेशियो में नहीं, बल्कि इसके लाइफ के रेशियो में कहीं ना कहीं मैं इसे प्रोपोर्शनेट करके चलूंगा। तो इनपुट सर्विस के संबंध में क्वांटिटी वाइज प्रोपोर्शन करेंगे और कैपिटल गुड्स के संबंध में लाइफ वाइज प्रोपोर्शनेट करके चलेंगे। कैपिटल गुड्स की जो डीम्ड लाइफ रखी गई है वो है 5 बरस की, यानी कि 60 महीने की रखी गई है एंटायर जीएसटी लॉ के अंदर, राइट? यस सर। तो जब आप इनपुट या इनपुट सर्विस के कॉमन यूसेज की बात करते हैं तो आपका पहला कदम क्या है, आप मंथली कैलकुलेशन करेंगे, हर महीने कैलकुलेशन आपको करनी है। आपका जो भी इनवॉइस में जीएसटी लिखा था, आप 100 किलोग्राम मटेरियल लेकर आए हैं, भले ही आप अपने यहां, बाबू मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना यार प्लीज, भले ही आप अपने यहां उसे कुछ एग्जेम्प्टेड में कुछ नॉन एग्जेम्प्टेड में लगाएंगे, लेकिन वो बाद की चीज है। पहले जितना आपके इनवॉइस में जीएसटी अमाउंट लिखा हुआ था, आप पूरा क्रेडिट बुक कर लीजिए। क्यों बुक कर लें? क्योंकि सरकार को पोर्टल पर मैच भी करवाना है कि उस बंदे ने जितना जीएसटी भरा, क्या आपने उतना ही क्रेडिट लिया है कि नहीं लिया है। तो वहां से उसका जीएसटीआर 1 गया था, आपका यहां जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हुआ होगा, और आप अपना ई क्रेडिट लेजर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल उतना ही अमाउंट, यानी कि पूरा का पूरा क्रेडिट बुक कर लीजिए। फिर अपने यहां R&D कर लो कि आप कितने के हकदार हो और कितने के हकदार नहीं हो। जितने के हकदार हो उतना रहने दो, जितने हकदार नहीं हो उतना रिवर्सल डालो। तो यहां पर बोले गए कि आप इसमें पूरा का पूरा, मान लीजिए आपका 18,000 का बनता था, पूरा जो क्रेडिट बनता था, उसमें से आप जो जितने के लिए इन एलिजिबल हो उतना आप यहां से रिवर्स कर दीजिए। हर महीने, एवरी मंथ आपको रिवर्सल करना होगा। तो मान लीजिए आपने लेट सपोज 8,000 रुपए का जो क्रेडिट था वो आपका इन एलिजिबल था, तो आपने उसको यहां से घटा दिया और नेट रह जाता है आपके पास में 10,000 रुपीज ओनली। सर डायरेक्ट ही 10,000 बुक क्यों नहीं किया?
अगर मैं डायरेक्टली 10,000 बुक करता तो मिस मैचिंग होती, वो 18,000 दिखा रहा है, आप 10,000 ले रहे, तो मैचिंग में दिक्कत आती सरकार को। सरकार कहती है पहले जितना उसने पे किया तू पहले पूरा बुक कर, फिर उसे वहां से अपना हटा दे, ये हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो इन एलिजिबल वाला पोर्शन है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक है एक्चुअल बेसिस पर, अगर आपको वाकई में पता है कि मेरा कितना तो गया एग्जेम्प्टेड में, कितना नॉन एग्जेम्प्टेड में, है ना, फिर तो बहुत अच्छी बात है, एक्चुअल बेसिस पे काम करके चलिए। तो जितना आपका गया है एग्जेम्प्टेड में उतने तक जो आपका क्रेडिट बनता है उतना तक आप यहां से रिवर्स कर दीजिए एक्चुअल बेसिस पर। लेकिन जनरली ये पता नहीं लग पाता, बड़ी फैक्ट्री लेवल पे काम चल रहा भाई साहब, माल आया, कुछ यहां गया कुछ वहां गया, तो पता नहीं चल पाता। इवन पता लगता भी तो एट द एंड जाके पता लगता है कहां पर कितना कंज्यूम हुआ, वो आपका डे टू डे बेसिस पे नहीं पता लग पाता कहां कितना गया है। तो उसके लिए एक फिक्स्ड फॉर्मूला दिया गया है कि काम करना कि आप यहां पर ना जो आपका लाइक नॉन बिजनेस, दो है आपके इन एलिजिबल के कारण, एक एग्जेम्प्टेड में इस्तेमाल होना और दूसरा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना। तो आपका जो भी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, जो भी आपका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए फिक्स्ड फॉर्मूला दिया गया है कि जो भी आपका सीसी का मतलब कॉमन क्रेडिट है, ध्यान रखना, सीसी का मतलब कॉमन क्रेडिट, जो भी आपका कॉमन क्रेडिट है उसका 5% हम मान लेंगे। अगर आपका बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में इस्तेमाल होता है तो हम, और आपको एक्चुअल बेस पे पता नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि कॉमन क्रेडिट का 5% आपका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा यहां पर मान लिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। और इसमें से एग्जेम्प्टेड के लिए कितना निकला उसको हम टर्नओवर के रेशियो में प्रपोर्शनेट कर देंगे, उसको हम टर्नओवर के रेशियो में प्रपोर्शनेट कर देंगे। टर्नओवर का रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? जो आपका एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर था डिवाइड बाय योर टोटल टर्नओवर। टर्नओवर कैलकुलेशन आगे सिखा रखे, टर्नओवर कैसे निकालते हैं आप चिंता मत करना। तो जो भी आपका एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर है वो डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, और कॉमन क्रेडिट को इस तरह से हम निकाल देंगे। तो इससे हमारे पास में चर्बी निकल आएगी, फैट निकल आएगा, इन एलिजिबल पोर्शन निकल आएगा, नॉन बिजनेस पर्पस का भी और हमारे एग्जेम्प्टेड में जितना लगा उसका भी, और इस टोटल को हम यहां से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास में नेट आईटीसी यहां पर बचा रह जाता है। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? या तो एक्चुअल बेस पे काम कर लो, और एक्चुअल का डेटा नहीं है तो ये फिक्स्ड जो फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं, एक टर्नओवर रेशियो दे रखा है और एक नॉन बिजनेस पर्पस के लिए 5% दे रखा है, यहां इस तरह से फैट निकल आएगा। इस फैट को रिड्यूस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपके पास में रह जाएगा, ऐसे करके। राइट सर। अब बात करते हैं एनुअल कैलकुलेशन की। तो ये जो प्रोसेस थी आप हर महीने करते जा रहे थे, अब पूरा साल बीत गया। साल बीत जाने पर आप जानते हैं कुछ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी आते जाते रहते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या किसी और कारणों के चलते हुए हो सकता है कि आपका जो रिवर्सिबल अमाउंट है वो, वैसे आपने रिवर्स कितना किया होगा सर? अगर हम इसी क्वेश्चन के मुताबिक बात करके चलें तो मान लीजिए सेम डेटा रिपीट होता है आपका हर महीने, तो कॉमन क्रेडिट 18,000 के मुताबिक हो गया आपका 2,16,000 रुपए का, ठीक है ना। और आपका जो इन एलिजिबल क्रेडिट हुआ पूरे साल भर का, अगर यही डेटा रिपीट होता है तो 96,000 रुपए का आपका कॉमन क्रेडिट यहां पर बनता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर पता लगा कुछ डेबिट क्रेडिट नोट का कुछ चक्कर पड़ा और पता लगा कि नहीं भैया ये तो आपका 1,00,000 या 90,000 होना चाहिए था, आपने रिवर्स कर दिया 96,000, लेकिन रिवर्स करना चाहिए था आपको मात्र 90,000, यानी कि आपने 6,000 एक्स्ट्रा रिवर्स कर दिया है। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रिवर्स कर दिया तो आप उसे री अवेल कर लीजिए, 6,000 का क्रेडिट रीबुक आप अपनी किताबों के अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपने 96,000 रुपए रिवर्स कर चुके हो, लेकिन आपको करना चाहिए था 1,00,000 रिवर्स, यानी कि 4,000 रुपए का आपने शॉर्ट रिवर्सल किया है। तो कोई बात नहीं, 4,000 रुपए का रिवर्सल अब कर दीजिए, या 4,000 रुपए के बराबर का एक अमाउंट आप सरकार को पे कर दीजिए, और इसके लिए जो तारीख है वो अगले साल की 30 सितंबर यहां पर आपकी रखी गई है। अगले साल की 30 सितंबर तक जो भी आपको कुछ प्लस माइनस करना है उसके अंदर, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, पूरे साल का एनुअलाइज डेटा लिया और आपका ये निकल के आया था 96,000 रिवर्स किया था, हो सकता है ये ज्यादा रिवर्सल कर दिया हो सकता है कम रिवर्सल कर दिया हो, तो जो भी प्लस माइनस करना है, एडजस्टमेंट करनी है, आप उसे 30 सितंबर तक निपटा दीजिएगा और बात खत्म यहां पर हो जाएगी मालिक। तो यह है आपका यहां पर आकर इनपुट और इनपुट सर्विस के संबंध में, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
राधे, अब हम बढ़ते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ। कैपिटल गुड्स के अंदर वो क्या बोलता है, सुनिए जरा हमारी बात को। सबसे पहले वही आप कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं तो जो भी इनवॉइस के अंदर जीएसटी का अमाउंट लिखा हुआ था, आप उस अमाउंट को अपनी किताबों में पूरा का पूरा बुक कर लीजिए, क्योंकि सरकार चाहती पहले मैचिंग तो हो, जितना जीएसटी उसने भरा है उतने तक का क्रेडिट अपनी किताबों में ले लो, और जो तुमने यहां पर गुल खिलाए हैं अपने यहां लाकर इस कैपिटल गुड्स को, उसके हिसाब से आप अपने यहां R&D कर लीजिएगा। तो पहले मैंने पूरा क्रेडिट यहां पर बुक कर लिया, और उसके बाद जो भी मेरा इन एलिजिबल अमाउंट था उसको मैं रिवर्स करूंगा। रिवर्सल को हम ऐसे बोल सकते हैं पे एन अमाउंट, या उतने तक का अमाउंट मैं अपने जो मेरा लेजर होता है ई लायबिलिटी लेजर, उसके अंदर भी मैं इसको ऐड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पोर्टल पर अलग अलग लेजर होते हैं। तो जो ई क्रेडिट लेजर है उसमें मेरी एसेट है और ई लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर मेरी लायबिलिटी होती है। तो या तो मैं अपनी एसेट को कम कर लूं या लायबिलिटी को बढ़ा दूं, बात तो एक ही होती ना मालिक। तो लायबिलिटी बढ़ाने से थोड़ा सा ट्रैक पता लग जाता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्रेडिट को नहीं छेड़ रहे, उसके इक्विवेलेंट हम लायबिलिटी वहां पर क्रिएट कर देते हैं। तो आप इसे अपने दिमाग में रिवर्सल ही मान के चलें, हालांकि यहां पर आउटपुट लायबिलिटी में ऐड होता है, बट दिमाग में रिवर्सल रख के चलें, चीज समझ में अच्छे से आपको आ जाएगी। तो पहले आप पूरा बुक कर लीजिए, और जितने के लिए आप इन एलिजिबल हैं, आप योग्य नहीं है, उतना तक आप रिवर्सल यहां पर कर देंगे वैसे करके। लेकिन रिवर्सल का अमाउंट कैसे निकालें? इनपुट में तो क्वांटिटी रेशियो में हमने क्वांटिफाई कर दिया उसे, लेकिन कैपिटल गुड्स में क्वांटिटी वाइज तोड़ नहीं सकते उसको। तो क्या किया जाएगा? मान लीजिए आपका 18,000 रुपए का जीएसटी लग के आया था बिल के अंदर, डीम्ड लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स 60 महीने की है। तो सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे क्रेडिट को ओवर द पीरियड ऑफ 60 मंथ स्प्रेड कर दीजिए, हर महीने पर निकाल दीजिए कितना कितना आता है। तो हर महीने के हिसाब से जो क्रेडिट बनेगा आपका 300 रुपए 300 रुपए, बिकॉज मैं 18,000 में 60 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 300 रुपए आता है। ये है मेरा कॉमन क्रेडिट, हर महीने का मेरा 300 रुपए 300 रुपए 300 रुपए 300 रुपए है। तो आपने पूरा का पूरा क्रेडिट बुक कर लिया। अब इस 300 रुपए के कॉमन क्रेडिट में से आपको हर महीने चर्बी निकालनी है, आपको हर महीने चर्बी निकालनी होगी। चर्बी कैसे निकालेंगे? प्रपोर्शन के आधार पर। वही आपका जितना भी उस पर्टिकुलर मंथ का, उस मान लो जनवरी महीने की बात कर रहा हूं, तो जनवरी मंथ का जो भी आपका एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ऐसे करके आप उसका यहां पर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर सपोज 30 लाख का था किसी पर्टिकुलर मंथ का, और टोटल टर्नओवर मेरा 70 लाख रुपए का था, तो मैं यहां से निकाल लूंगा, और ये मेरा निकल के आ रहा 128 रुपए 57 पैसे। अगर यही टर्नओवर मेरा 60 महीने तक लगातार चलता है, मैं मान के चलो अगर यही टर्नओवर रहता है, मेरा बदलाव नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा? 18,000 का क्रेडिट डे 1 पर मैंने पूरा बुक कर लिया, और 60 महीने तक हर महीने इतना अमाउंट मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करता चला जाऊंगा। ऐसे करके यहां पर बात हो जाएगी। तो क्या आप मुझे बता सकते कुल मिलाकर मेरी आउटपुट लायबिलिटी में कितना अमाउंट ऐड हो जाएगा? फाइनली मैं करके देखता हूं। यहां पर आएगा 128 रुपए 57 पैसे हर महीने। अगर मैं 128 इनटू करते हैं इसमें हम 60 की, तो लगभग 7,714 रुपए मेरे आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे, या ये कहिए कि मेरा आईटीसी का रिवर्सल हो जाएगा। 18,000 पूरा बुक किया था और इतना उसमें से रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन ये ओवर द पीरियड होगा, ओवर द लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट यहां पे करवाया जाएगा। इज इट ओके मालिक? पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत आपको? बस अंतर इतना कि कैपिटल गुड्स में लाइफ के आधार पर बात करेंगे, और इनपुट सर्विस में क्वांटिटी के आधार पर हम लोग बात करके चलेंगे। पहले मुझे बताइए ये ओके है तो मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज माय डियर। ये ओके है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ नहीं करना है यार, पूरा का पूरा क्रेडिट बुक कर लीजिए, हर महीने पर एलोकेट कर दो आप उसे, और उसमें से निकाल लो कितना फैट कितनी चर्बी निकलती है, प्रपोर्शन कर लो टर्नओवर के रेशियो में, और हर महीने उतना ऐड करते चले जाओ, बात खत्म। इतनी सी बात होती है बस, ठीक है ना? यस सर, ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। यस ठीक है मालिक, आगे बढ़ते हैं साहब। आगे आता है आपका स्पेशल केस नंबर 1। इसमें आती है क्वेरीज, जो स्पेशल केस आपके सामने आ रहे हैं। क्या होगा अगर ऐसा हो तो कि शुरू में यूज किया हुआ
गया आपने कैपिटल गुड्स को एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पस। आज मैं कैपिटल गुड्स लेकर आता हूं और आज सीन ये है मेरे बिजनेस के अंदर कि आई विल यूज द कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पस। तो क्या आज मेरी हिम्मत होगी कि मैं आज उसका क्रेडिट बुक कर लूं? जब मुझे साफ दिख रहा है कि आई विल यूज इट फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पस, तो आज मैं कोई क्रेडिट बुक नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि मैंने एक नया प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में और ऐड कर दिया और अब उस कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल कॉमन पर्पस के लिए किया जाएगा। कुछ टैक्सेबल के लिए किया जाएगा और कुछ एग्जेम्प्टेड के लिए किया जाएगा। यानी कि मैं कुछ मेरा अब जो क्रेडिट है वो एलिजिबल बनेगा और कुछ मेरा क्रेडिट इन एलिजिबल बनेगा कॉमन क्रेडिट के लिए। तो एक बात बताओ, इस डेट से पहले मैंने जितना भी इस्तेमाल किया, क्या उस पीरियड का मैं क्रेडिट लेने का अधिकारी हूं? द आंसर इज नो, बिग नो, क्योंकि वहां पर एग्जेम्प्टेड था। आगे चलकर अगर मान लीजिए मैं यहां एग्जेम्प्टेड में लगा रहा हूं तो उसका क्या क्रेडिट ले पाऊंगा? द आंसर इज नो। और अगर जो नॉन एग्जेम्प्टेड में लगा रहा हूं उसका क्रेडिट ले पाऊंगा? द आंसर इज यस। तो ध्यान दीजिए, दो जगह कांटे लगे हुए हैं, ना तो इस पीरियड का मुझे क्रेडिट मिलेगा और दूसरे पीरियड में जहां कॉमन यूसेज है वहां पर जितना तक मैंने एग्जेम्प्टेड में लगाया है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसको हैंडल कैसे किया गया? अब यहां पर आकर जब मुझे पता लगा कि अब ये कॉमन यूसेज में आ गया है, क्योंकि पीरियड 1 में जब मैं खरीद कर लाया था तो उस समय तो मुझे क्रेडिट बुक करने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन जब यहां पर अधिकार मिला कि भैया आप क्रेडिट ले सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 100% क्रेडिट। जितना इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ था पहले मैं पूरा का पूरा वो क्रेडिट बुक करूंगा। पूरा काहे बुक कर रहे हो सर जी? सुनो, आप कह रहे होगे सर इतना बुक करो ना जितना यहां पर था, क्योंकि इस पीरियड का तो मिलेगा ही नहीं, तो जितना आपका रिमेनिंग था वो बुक करो ना। नहीं, रिमेनिंग नहीं, पहले पूरा बुक करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मैच कराना चाहती कि जितना जीएसटी उसने भरा था कि वाकई में उतना क्रेडिट तुम्हारे यहां पर बनता है कि नहीं। पहले पूरा बुक कर लो, फिर जितने के लिए तुम इन एलिजिबल हो उतना वहां से हटा दो, बात खत्म। पहले पूरा बुक करो, उसके बाद अपने तुमने यहां क्या किया उसे हटाइए। हमने कहा पूरा बुक कर लिया, इसमें से इन एलिजिबल निकालो। अब इस पूरे पीरियड के लिए तुम्हें बिल्कुल भी एलिजिबल था ही नहीं, तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बना कर दिया कि आप एक काम करो, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से बात कर लो यहां पर आकर। अब मान लीजिए पीरियड 1 के अंदर मेरे 6 क्वार्टर थे, मान लीजिए पीरियड 1 के अंदर 6 क्वार्टर थे, तो 6 क्वार्टर का हो गया 30%, तो 18,000 मेरा टोटल बनता था, तो 18,000 का 30% हो गया 5,400। तो इतना तक का तो मैं बिल्कुल भी हकदार हूं ही नहीं, इसको तो बिल्कुल डिनाई मार दीजिए। 18,000 का क्रेडिट मेरा ई क्रेडिट लेजर में चला जाएगा और 5400 रुपए की मेरी ई लायबिलिटी रजिस्टर में इस डेट पर मैं पहुंचा दूंगा। यानी कि 18,000 रुपए की मेरी ये चला गया भाई साहब ई क्रेडिट लेजर के अंदर, और इसी डेट पर मेरा 5,400 चला जाएगा ई लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। प्रैक्टिकली मुझे जो बेनिफिट दिखा वो 18,000 माइनस 5,400 यानी लगभग 12,600 का मुझे बेनिफिट यहां पर हुआ, क्योंकि मेरी 18,000 की एसेट बढ़ी और 5,400 की मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो मेरा नेट गेन बेसिकली 12,600 रुपए का यहां पर रहा है। राइट, अच्छा। उसके बाद अब आता है आपका ये वाले पीरियड का कैसे निकाल के चलोगे, ये वाले पीरियड का कैसे निकालोगे? तो इस वाले पीरियड का निकालने के लिए उन्होंने कहा कि पहले आप इस क्रेडिट को ना पीरियड पे एलोकेट करो। अब मेरे पास दो चॉइस हैं कि पहली चॉइस तो यह है कि मैं इसका होल क्रेडिट लूं और होल पीरियड लूं। होल क्रेडिट और होल पीरियड तो मंथली निकलेगा। मंथली कॉमन क्रेडिट मुझे निकालना है, मंथली कॉमन क्रेडिट निकालना है, तो या तो होल क्रेडिट डिवाइड बाय होल पीरियड या फिर बैलेंस क्रेडिट डिवाइड बाय बैलेंस पीरियड, ये करके चलो। तो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ऐसा करना चाहिए हमें, क्योंकि 18,000 का लिया था, 5,400 का सीन खत्म हो गया, बचता है 12,600, तो मैं 12,600 को एलोकेट करना चाहिए मंथली। 12,600 को एलोकेट करोगे तो आपको बैलेंस लाइफ रखनी पड़ेगी। लॉ मेकर ने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, काम करो पूरा क्रेडिट ले लो और पूरी लाइफ पर एलोकेट कर दो, मतलब सिर्फ आपको इससे रहेगा, मतलब सिर्फ इस वाले से रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 18,000 डिवाइडेड बाय पूरे पीरियड पे 18,000 को एलोकेट कर दिया और हर महीने निकल के आएगा 300 300 300 300। तो यहां तक जो 300 300 इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसके बाद जो आ रहा है इससे मुझे मतलब है कि मेरा मंथली कॉमन क्रेडिट हर महीने का 300 रुपए निकलकर आ रहा है, और इस 300 रुपए के हर महीने के कॉमन क्रेडिट को मैं अपना टर्नओवर के रेशियो में निकाल लूंगा और इसमें से मेरा जितना भी इन एलिजिबल है उसको मैं हटा दूंगा।
तो मैंने पूरा का पूरा यहां पर पूरे पीरियड पर होल क्रेडिट को होल लाइफ में एलोकेट कर दिया। अब ये मेरा पीरियड 1 था जहां पर मेरे 6 क्वार्टर की बात थी, तो ये तो मेरा इरेलीवेंट हो चुका है बिकॉज इसका तो मैं ट्रीटमेंट दे चुका। 5400 का ऑलरेडी मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर चुका। अब तो फिलहाल मुझे इससे मतलब है, इसमें हर महीने जो मेरा 300 रुपए का आ रहा है, इसमें से एलिजिबल और नॉन एलिजिबल ये मुझे यहां पर निकालना होगा। तो नॉन एलिजिबल निकालने के लिए मुझे वही 300 रुपए का मेरा ये बनता, और मान लीजिए महीने का जो टर्नओवर है, एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर 30 लाख का था, टोटल टर्नओवर मेरा इतना बनता था, तो ये मैं यहां से डिवाइड करूंगा, वैसे करके मेरी हर महीने की लायबिलिटी यहां पर आएगी। और जो बचे हुए महीने थे मेरे 42 महीने, मान लीजिए अगर यहां पर 18 महीने थे, तो जो बचे हुए 42 महीने हैं उनके ऊपर मैं इसको एलोकेट कर दूंगा। तो यानी कुल मिलाकर इस केस में पूरा सीन क्या रहा, 18,000 का क्रेडिट मैंने बुक किया, 5,400 मैंने पहले वाला पीरियड था उसके लिए आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया, और उसके बाद मालिक फिर हमने क्या किया, फिर हमने बैलेंस जहां पर कॉमन यूसेज आई वहां पर 128.57 इंटू 42 महीना, ये 5,400 आ गया बेसिकली ये भी, और सेकंड पीरियड के लिए भी 5,400 मेरा माइनस हुआ। तो प्रैक्टिकली मेरे पास जो गेन रहा वो कितना रहा, ये आ गया जी 18,000 माइनस 5,400 माइनस 5,400, तो प्रैक्टिकली मेरे पास गेन रहा 7,200 रुपए का। लेकिन कैलकुलेशन कुछ इस कदर की गई, पहले पूरा बुक कर लिया, फिर पीरियड 1 का निकाल दिया जितना उस पूरे पीरियड 1 के लिए एलिजिबल नहीं था, पीरियड 2 में कॉमन यूसेज था, तो वहां पर प्रोपोर्शनेट करके इन एलिजिबल के लिए मैंने कैलकुलेशन कर दी है, और ऐसे करके हम अपनी बात यहां पर निपटा देते हैं। मालिक मुझे बताइए बाबू मेरे, बात समझ में आई या नहीं आई, हां या ना? हाँ या ना मालिक? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई प्लीज। बड़ा आसान है यार, मतलब ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। प्रैक्टिकल देखो ना कि आप कितने के लिए एलिजिबल हो, कितने के लिए एलिजिबल नहीं हो। जहां एलिजिबल नहीं हो वहां कांटा मारो, जहां एलिजिबल हो वहां राइट का निशान लगा दो, बात खत्म। यस सर। तो ये हो गई हमारी बात यहां पर ऐसे करके मालिक। अब आता है आपके सामने स्पेशल केस नंबर 2 यहां पर निकलकर आता है। इसको भी जरा ध्यान से देखो। अगर ऐसा हो तो कैसा होगा कि शुरुआती दौर में वो आपका नॉन एग्जेम्प्टेड था, आज मैं एक कैपिटल गुड्स लेकर आया हूं और आज मेरी आउटवर्ड सप्लाई नॉन एग्जेम्प्टेड है। आज मुझे लगता है कि होल लाइफ नॉन एग्जेम्प्टेड में इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुझे बताइए आज मैं मेरी किताबों में क्रेडिट बुक कर लूंगा या नहीं करूंगा, यस और नो? आज मैं क्रेडिट बुक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? हां सर, आज आप क्रेडिट बुक कर लोगे। थैंक यू सुमित, कर लेंगे। तो नॉन एग्जेम्प्ट में था तो मैंने पूरा का पूरा 18,000 रुपए क्रेडिट अपनी किताबों में, होल क्रेडिट मैंने आज ही अपनी किताबों में बुक कर लिया है। अब आगे चल के क्या हुआ कि यहां पर एक कट ऑफ डेट आई और यहां से अब ये कॉमन यूसेज में लगना शुरू हो गया। तो मैं इस पीरियड का आईटीसी पूरा मुझे मिलेगा पीरियड 1 का, और पीरियड 2 का जो आईटीसी है उसमें से जो मेरा एलिजिबल है एक पीरियड का मिलेगा और दूसरे पीरियड का मुझे नहीं मिलेगा। मतलब उस पीरियड में एक पार्ट का मिलेगा, एक पार्ट का नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ डेट पर आकर क्या मुझे पहले आईटीसी बुक करना है? ऐसी की तैसी। ई क्रेडिट लेजर में तो ये मेरा पहले ही जा चुका था, यहां पर मुझे कुछ नहीं करना है। यहां पर तो सिर्फ मुझे चर्बी हटानी है। ई क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी डे 1 पर वो ऑलरेडी जा चुका है, यहां कुछ नहीं करना। यहां ई क्रेडिट लेजर में मुझे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला वही पुराने वाला कि 18,000 का अगर बनता था तो 18,000 को आप सबसे पहले ओवर द पीरियड आप उसे एलोकेट कर दीजिए। ध्यान रखना, ओवर द पीरियड एलोकेट करने के लिए ऑलवेज 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 व्हाट एवर मे हैपन, चाहे नॉर्मल केस हो, स्पेशल केस 1 हो, स्पेशल केस 2 हो, होल क्रेडिट डिवाइड बाई होल पीरियड। मंथली एक महीने का, किसी भी महीने का कॉमन क्रेडिट निकालना है, चाहे इस महीने का, इस महीने का, इसका किसी भी महीने का कॉमन क्रेडिट निकालना है। होल क्रेडिट डिवाइड बाय होल पीरियड एंड होल पीरियड इज 60 मंथ। तो मेरा मंथली कॉमन क्रेडिट निकल आएगा। तो मंथली कॉमन क्रेडिट मेरा 300 रुपए निकलता है।
टर्नओवर के रेशियो में निकाल दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, एलोकेट कर दूंगा, तो मेरी मंथली लायबिलिटी ये निकल के आ जाएगी। लेकिन ये मेरी मंथली लायबिलिटी कहां से पेबल होगी? सर ये पेबल होगी वहां से जहां से हम कॉमन यूसेज में आए हैं। तो जो भी मेरा बैलेंस पीरियड है, अगर ये पहला पीरियड 18 महीने का है, तो जो मेरा बैलेंस पीरियड होगा 42 महीने का, उस पीरियड के लिए मुझे हर महीने 128 रुपए 57 पैसे ऐड करने पड़ेंगे अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अंदर। और आईटीसी शुरू में पूरा का पूरा मैं बुक कर चुका था। तो आईटीसी 18,000 पहले दिन ही बुक कर चुका था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 128 रुपए 57 पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे 42 महीने तक, तो यानी कुल मिलाकर 5,400 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। तो 18,000 ले चुका था, 5,400 का रिवर्सल हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली गेन रहा मेरे पास में 12,600 रुपए का। तो ये थे आपके रूल नंबर 42 और 43। ये था कॉमन यूसेज को लेकर ट्रीटमेंट मालिक मेरे। यहां पर टर्नओवर का अलग अलग मीनिंग दे रखा है। एंटायर जीएसटी के अंदर टर्नओवर का मीनिंग अलग अलग होता है। आप इसे यहां से देख लीजिएगा कि कहां पर क्या निकल के आता है। एक शानदार सी टेबल मैंने आपको यहां पर बनाकर दी है। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करते हैं एडिशनल ऑप्शन टू बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को बोल रहे हैं कि भैया आपकी तो बहुत सारी एग्जेम्प्टेड सर्विस होती हैं, बहुत सारी आपकी नॉन एग्जेम्प्टेड सर्विस भी होती हैं। तो आप इतने सारे प्रपोर्शनेट और ये सब झगड़े में ना पड़ के आप एक काम कर सकते हैं कि इफ यू आर यूजिंग योर इनवर्ट सप्लाई इन योर कॉमन यूसेज, तो आप आधा बुक करो, आधा छोड़ दो, आधा बुक करो, आधा छोड़ दो। अगर 1 लाख रुपए का इनवॉइस था, 18,000 जीएसटी लग के आया था, तो सिर्फ बुक ही 9,000 करके चलो, बाकी छोड़ दो। ये ऑप्शन यहां पर इनको बनाकर दे दिया है। इट इज एन एडिशनल ऑप्शन बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बैंकिंग सेक्टर्स। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर आकर मालिक, और वो महत्वपूर्ण बात कुछ इस तरह से है। जैसा कि हम जानते हैं एग्जेम्प्टेड जो मेरी सप्लाईज होती हैं उनके संबंध में कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट मुझे अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो नॉन एग्जेम्प्टेड होती हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट मुझे मिल जाता है। तो इस आईटीसी चैप्टर के लिए क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या नॉन एग्जेम्प्टेड है? तो देखो 3 चीजों को तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आती हैं। एक, अगर कोई 100% की एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, या नील रेटेड है, या इवन नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। 3 पे तो कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, इनको तो आप जानते ही हो। इसके अलावा 3 और ऐसी सप्लाई हैं जिनको एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। वो एक्चुअल में एग्जेम्प्टेड है नहीं, पर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हम उनके संबंध में आईटीसी दिलवाना नहीं चाहते हैं। कैसे करके? पहली बोलते हैं आरसीएम की सप्लाई। आप इनको याद रखना, इनके पूरे लॉजिक वगैरह सब मैंने क्लास में दे रखे हैं, इसमें बस आपको याद रख के चलना। एक आरसीएम की सप्लाई, एक सिक्योरिटी ट्रेडिंग, और एक हो गई आपकी सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग वास्तव में तो ये आपकी ना गुड्स होती है, ना सर्विस होती है, ना सप्लाई होती है। ऐसे सिक्योरिटी आपकी जो ट्रेडिंग कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, वो वास्तव में कुछ होती नहीं, ना सप्लाई ही नहीं होती, तो भला आप उसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई कैसे कह सकते हो? इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इनके संबंध में हमें क्रेडिट नहीं देना होता है, इनके संबंध में क्रेडिट नहीं देना होता है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई। क्योंकि मेरा आईटीसी का नियम सिर्फ इतना बोलता है कि एग्जेम्प्टेड है तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो 3 चीजें और बढ़ गई हैं, इनको डीम्ड एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। बोलो मेरे साथ कौन कौन सी? एक, अगर आरसीएम की सप्लाई दे रहे हो। नंबर 2, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हो। नंबर 3, कंप्लीटेड बिल्डिंग या लैंड की आप यहां पर सेल कर रहे हो, इनको भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। लेकिन इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए? हमारी जो बिल्डिंग है उसको सर्कल रेट पर लेके चलेंगे। सर्कल रेट का मतलब होता है वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर हमें अपना स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है। अगर मैं एक प्लॉट खरीदता हूं और उसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो क्या 1 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है? जी नहीं। इसका एक सर्कल रेट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। हो सकता है कि वो 60 लाख रुपए का सर्कल रेट हो जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी चुकानी है, तो इसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा टर्नओवर पर्पस के लिए, तो वो 60 लाख पर यहां पर किया जाएगा। सिक्योरिटी ट्रेडिंग के लिए इसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा टर्नओवर पर्पस के लिए, वो 1% पे किया जाएगा। अगर 1 करोड़ की सिक्योरिटीज आपने सेल कर दी है तो 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख रुपए, तो उसका वैल्यूएशन 1 लाख पर यहां पर किया जाएगा। ऐसे करके बात करी जाती है। इसके अलावा हमारी नॉन एग्जेम्प्टेड सप्लाई कौन कौन सी होती हैं? नॉर्मली हम जानते हैं कि एक हमारी वो जिस पर हम जीएसटी भर रहे हैं टैक्सेबल, वो होती है, और एक हमारी जीरो रेट होती है। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन कुछ और को भी यहां पर शामिल किया गया है नॉन एग्जेम्प्टेड में। ध्यान दीजिए, अगर नॉन एग्जेम्प्टेड है तो हमें आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। कुछ जगहों पर सरकार आईटीसी दिलवाना चाहती है, इसलिए उन्होंने इनको जानबूझकर नॉन एग्जेम्प्टेड बोला है। एक तो हो जाता है आपका ओशियन फ्रेट।
ओशन फ्रेट यानी कि जो गुड्स आपका माल, जो वेसल है एक माल लेकर वो जा रहा है, इसकी सप्लाई एक्सपोर्ट में आपकी काउंट हो जाती है मालिक। तो यहां आउटपुट जीएसटी तो इसका होता नहीं है, तो सरकार चाहती है कि शिपिंग कंपनी वाले को यहां पर आईटीसी अवेलेबल हो जाए। तो भले ही आउटपुट साइड में जीएसटी ना हो, उसके बावजूद भी सरकार आईटीसी इसको दिलवाना चाहती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी सस्ते से सस्ती पड़े। इसलिए यहां पर इसको बोला गया है नॉन एग्जेम्प्टेड सर्विस, मतलब इसके संबंध में आईटीसी अवेलेबल करवाया जाएगा। दूसरी एक और बात, मान के चलिए कि मैं यहां पर मेरा बिजनेस है और मैं अपनी कोचिंग्स यहां पर प्रोवाइड करा के चलता हूं और कोचिंग्स पर जीएसटी लगता है। 4 पैसे अगर मैंने इंटरेस्ट के कमा लिए, ब्याज के कमा लिए, तो क्या आप इसे एग्जेम्प्टेड सर्विस बोलोगे? अगर आप इसे एग्जेम्प्टेड बोलोगे तो ये मेरी ऊपर वाली कोचिंग टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्टेड है, तो मेरा जितना भी कॉमन क्रेडिट है वो सारा का सारा प्रोपोर्शनेट करना पड़ जाएगा और फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसे सेक्शन 17 के थ्रू ना गुजरना पड़े। तो इसलिए कहा कि आप इसे इग्नोर कर दोगे, चश्मा निकालो और ऐसे करो, बोलो हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। मतलब इंटरेस्ट वैसे तो आपकी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन आईटीसी पर्पस के लिए इसे एग्जेम्प्टेड नहीं मानेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका आईटीसी अलाउड रहेगा। मतलब कि कोई इस वाले केस के अंदर कोई आईटीसी का डिस अलाउ नहीं करवाया जाएगा। तो ये वाली बातें हैं। आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, विद सॉल्यूशन दे रखे हैं, इन चीजों को और गहराई से समझने के लिए, तो आप इनको यहां से कर सकते हैं। यह था आपका कॉमन क्रेडिट का फंडा मालिक। अब मुझे बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई? 3 सेक्शंस आपके शानदार तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 16। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है मालिक। और यहां तक कि तीनों सेक्शन सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो, दोनों के लिए इक्वली रेलिवेंट हैं। फिर से बता दूं, सेक्शन 17 के अंदर जो कॉमन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है, पर मुझे नहीं लगता कि सीए इंटरमीडिएट से कॉमन क्रेडिट के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट सिलेबस का पार्ट है तो मैंने उनको रेगुलर क्लास में भी करा के दिया है और यहां रिवीजन में भी करवा के दे रहा हूं। तो यहां तक की क्लास तो कॉमन क्लास थी फॉर सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट। राइट सर? ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो मालिक, फिर आज की क्लास को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं और बाकी जो बची हुई बातें उन्हें हम अगली क्लास में करके चलेंगे और अगली क्लास होपफुली कल ही अपनी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दिवाकर, सचिन, यशी, सुमित, सत्यसाई, मयूर, तृप्ति, हिमांशु, बाय डियर, बाय, टाटा एंड लव यू, बाय बाय।